ओके, सो ये क्लास एक्सक्लूसिवली सीएमए इंटरमीडिएट के लिए है एंड दिस इज़ फॉर पेपर नंबर 12। सो पेपर नंबर 12 बेसिकली इसके अंदर में जो कंपनी अकाउंट पोर्शन है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो कि 50 मार्क्स एग्ज़ाम में कवर्ड होगा, 50 मार्क्स के लिए ही है। सो ज़्यादा क्लासेस नहीं लगनी चाहिए एंड जो स्टूडेंट लोग का एक कंप्लेन रहता है कि सर काश कोई मुझे एक्सक्लूसिवली सीएमए के हिसाब से पढ़ा है, उसके स्टडी मैट से पढ़ा है। तो मैंने क्या किया, यही डिसीजन लिया कि मैं सीएमए स्टूडेंट को एक गिफ्ट दूंगा कि मैं उनको ये पूरी क्लासेस जो है उनके स्टडी मैट से ही पढ़ाऊंगा, यानी कुछ हर एक क्वेश्चन स्टडी मैट से कवर करूंगा नंबर 1, और साथ ही साथ जो पास्ट पेपर्स वगैरह है उन्हें भी कवर करूंगा। एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, अभी आज के क्लास में हम लोग वो सारी बात डिस्कस करेंगे कि एग्ज़ाम में किस तरह का क्वेश्चन आता है और कितनी क्लासेस लगनी चाहिए, क्या अपना प्लानिंग है और कैसे अपने एग्जीक्यूट करें, कैसे 50 में आप 50 उठा सकें या नहीं भी तो 40s में कैसे मार्क्स आए आउट ऑफ 50। और बचा हुआ जो आपका इसके अंदर में ऑडिटिंग सेक्शन है वो इजी है, वो आप सेल्फ स्टडीज करेंगे तो भी आप वहाँ पे अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो रिमेंबर, दिस इज द एक्सक्लूसिव क्लास फॉर सीएमए स्टूडेंट, सीएमए इंटरमीडिएट स्टूडेंट, उनकी स्टडी मैट से पढ़ाया जाएगा, ये और किसी के लिए नहीं है। तो मैं सबसे पहले पेपर पैटर्न डिस्कस कर लूँ। आपका सिलेबस मैंने ऑलरेडी बताया कि कंपनी अकाउंट्स 50 मार्क्स है और आपका ऑडिटिंग जो है वो आपका 50 मार्क्स है, यानी कि टोटल 100 मार्क्स का ये पेपर है। काफ़ी स्कोरिंग हो सकता है प्रोवाइडेड यू आर डूइंग योर स्टडी प्रॉपर वे बाय अप्लाइंग द प्रॉपर मेथड, और आपके स्टडी मैट से ही करना चाहिए क्योंकि और दाएं बाएं आप जाएंगे लेफ्ट राइट, सो डेफिनेटली नॉलेज हो सकता है कि आपका बढ़ जाए, लेकिन आपके स्टडी मैट से क्वेश्चन ही हिट होता है, तो इसलिए आपको यहाँ पे नॉलेज के साथ साथ आपके स्टडी मैट को ही फोकस करना चाहिए। चलिए, सबसे पहले आपके लिए 2016 सिलेबस एप्लीकेबल है। जो सिलेबस 2016 में रिवाइज हुआ था उसके बाद अभी तक रिवाइज नहीं हुआ है। 2012 में पहला रिवीजन हुआ, फिर उसके बाद 2016 में रिवाइज हुआ एंड टिल नाउ अभी 22 स्टार्ट होने वाला है। सो अभी तक उन्होंने रिवाइज नहीं किया है, उसी के ऊपर इन्होंने उसी बुक्स को उसी सिलेबस को बेस करके कंटिन्यू कर रहे हैं। नाउ आपका जो 50 मार्क्स का है पेपर 12 में कंपनी अकाउंट्स, वो पेपर नंबर 12 है और मार्क्स 50 है। इसके अंदर में क्वेश्चन पैटर्न क्या होता है पहले मैं वो डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ कि आपका जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा वो एमसीक्यू, जो पहला क्वेश्चन रहता है वो रहता है आपका 14 मार्क्स का, ठीक है। और इसके अंदर में आपका एमसीक्यूज रहता है 6 मार्क्स का, यानी कि पहला आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिल जाएंगे जिसमें आपको राइट अल्टरनेटिव सेलेक्ट करने हैं, तो बहुत इजी है। बट प्रोवाइडेड आपकी नॉलेज प्रोफेशनल लेवल पे होनी चाहिए, ऊपर ऊपर का ज्ञान रखेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे एमसीक्यूज, फिर तो आप बगल वाले पे डिपेंड करेंगे, और यदि बगल वाला भी क्या कर रखा है वो भी ऊपर ऊपर का नॉलेज ही रखा है तो आपकी नैया फिर भगवान के भरोसे होगी। और मैं जानता हूं कि यदि आप मेरे से क्लासेस कर रहे हैं तो भगवान भरोसे तो नहीं आए हैं, भगवान पे भरोसा रखो, लेकिन सबसे ज़्यादा भगवान भी बोलते हैं कि आप अपने ऊपर ज़्यादा भरोसा रखो, तब मैं आपका साथ दूंगा। क्योंकि यदि आप सेल्फ बिलीव नहीं करोगे तो ऊपर वाला भी आपकी मदद नहीं कर सकता है, कोई नहीं कर सकता, नो वन कैन हेल्प यू अनलेस यू रिलाई ऑन योर सेल्फ। सो यहाँ पर सबसे पहले तो अपने बात कर रहे हैं कि पहला जो है वो क्वेश्चन एमसीक्यू पैटर्न होता है, वो उसमें 6 मार्क्स रहेंगे। बहुत जल्दी यदि आपको आता रहेगा करेक्ट आंसर, सो विद इन 1 मिनट ये सॉल्व हो जाएगा। मैच द फॉलोइंग क्या होता है कि आपको दो साइड में मैचिंग करना रहता है। वो आपको क्या है, जैसे कि एक कॉलम ए होगा दूसरा कॉलम बी होगा, उसमें प्रॉपर के साथ मैच करना है। फ्री का मार्क्स है यदि आपको राइट आता हो तो इसका मतलब है ये 4 और ये 6। और ट्रू फॉल्स है, ये भी आप समझ गए कि आपको 4 क्वेश्चंस रहते हैं जिसमें एक एक मार्क्स का 4 क्वेश्चन रहेगा। ट्रू फॉल्स तो ये 4 मार्क्स का हो गया, टोटल आपका 14 मार्क्स का ये आपका मतलब पहला क्वेश्चन 14 मार्क्स का है जो कंपलसरी रहता है। इसके बाद आपके 12 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस रहते हैं जिसमें से आपको 3 करना रहता है, तो यू हैव चॉइस कि आप एक क्वेश्चन को चॉइस में निकाल सकते हैं। यानी टोटल आप देख सकते हैं कि 62 मार्क्स का टोटल पेपर गिवन होता है कंपनी अकाउंट्स का, आउट ऑफ विच एडिशनल क्वेश्चन जो है वो 12 मार्क्स का है जिसे आप
आपके पास ऑप्शन है, आपको 12 मार्क्स कोई एक क्वेश्चन को सेलेक्ट करके दूसरे को आप रिजेक्ट कर सकते हो। ओवरऑल करना तो आपको 50 मार्क्स का ही है। देखो जो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5 है, इसका ऐसे कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, लेकिन 5 का पता है कि 5 में जो है आपका शॉर्ट नोट्स टाइप का है, यानी कि थ्योरेटिकल पार्ट। अब इसमें यदि आप तुक्का मारोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। यू हैव टू राइट द थ्योरी प्रॉपर, जो थ्योरी बनता है वही थ्योरी लिखना पड़ेगा। बट यदि आपने थ्योरी आसपास दाएं बाएं लेफ्ट राइट करके भर रहे हो तो कॉपी भरने का कोई भी मार्क्स यहाँ पर नहीं होता है, ये ध्यान रखना। सो ये वाला आप तभी करोगे, ये वाला अटेम्प्ट, जब आप थ्योरी में परफेक्ट हो। अदरवाइज ये 3 क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है। यदि आपको अकाउंट्स में पकड़ अच्छा है, आप रूल्स अच्छे से प्रैक्टिस करते हो, तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप इस पे करो। लेकिन यदि एग्जाम में टाइम नहीं बचा, टुवर्ड्स एंड कोई एक सम्स ऐसा है जो आपसे टाइम ज़्यादा ले लिया है, तो आप ये 2 क्वेश्चन करके तीसरा ये थ्योरेटिकल पार्ट में आ जाओगे। तो ये हमेशा सब्जेक्टिव होगा, इट डिपेंड्स अपॉन द सर्कमस्टांसेस, देयर इज नो फिक्स्ड आइडिया कि आपको यही करना है। क्योंकि यदि आप कोई फिक्स आइडिया करके जाएंगे तो डेफिनेटली आपका स्ट्रेटेजी जो है दैट माइट फेल इन द एग्जाम। सो आपको स्ट्रैटेजी हमेशा डायनेमिक होता है, एज पर द सर्कमस्टांसेस आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब सम्स को सॉल्व करना पड़ेगा, पेपर को फेस करना पड़ेगा। देयर इज नो फिक्स आइडिया कि हाँ हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो ही जाएगा, ऐसा एज सच कोई भी चीज़ नहीं होता है कि आप हर सिचुएशन में एक मंत्र आपको दे दिया गया कि इस सिचुएशन में ऐसा करें। नहीं, पहले हुआ होगा बट हो सकता है अभी वो एप्लीकेबल ना हो। एनीवे, तो ये आप समझ गए कि ये पेपर पैटर्न है, 50 मार्क्स के लिए है टोटल। आप मैं ये बोल सकता हूँ कि आपका जो स्टडी मैट है वो कुछ ये है। स्टडी मैट भी आप देख सकते हैं, मैं जो कवर स्टडी मैट जो कराने जा रहा हूँ वो मैं कौन सा लिया हूँ, आप वही रेफर कर लीजिए। सिलेबस 2016 है और इंस्टीट्यूट ने इसे लास्ट रिवाइज किया है सितंबर 2021 वाला, सितंबर 2021। इसके पहले का भी एडिशन है तो मोर और लेस मैच करेगा, केवल ये रीप्रिंट हुआ, रिवाइज नहीं किया है, लोग रीप्रिंट करते जा रहे हैं। यानी कि सेम मैट 2019 से लेकर 2021 तक वो लोग चला रहे हैं। अभी किसी ख़त्म होने पे आ गया है, कुछ दिन ही बचे हैं, तो ये 21 भी ओवर हो जाएगा। तो आप ये बात तो समझ ही गए कि मैट में कोई ज़्यादा चेंजेस है नहीं, जो आपका पहले मैट है वही मैट अभी भी एप्लीकेबल होगा। नाउ अपने तो ये बुक कौन सा यूज़ करेंगे ये मैंने आपको क्लियर कर दिया, पढ़ाएंगे इसी बुक से, क्योंकि एग्ज़ाम में इसी बुक से क्वेश्चन हिट हो जाएगा। और साथ ही साथ आपका ये सिलेबस भी यहाँ पे दिया हुआ है, अकाउंट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, ठीक है, 50% का है और 50% ऑडिटिंग सेक्शन है। ये 2 पार्ट है इसके अंदर में। मेरा जो पार्ट है वो हाईलाइट किया हुआ है, ये जो ब्लैक वाला पोर्शन है, यानी कि सेक्शन ए मैं पढ़ा रहा हूँ, सेक्शन बी नहीं पढ़ा रहा हूँ। साथ में आपका जो ऑब्जेक्टिव्स है वो आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है। आपका ऑब्जेक्टिव देखिएगा, यू शुड नॉट डू द सब्जेक्ट लाइक बीकॉम में जो आप एक गोल एकेडमिक पढ़ते समय जो करते हो वैसा गोल लेके पढ़ोगे तो प्रोफेशनल एग्जाम में काफ़ी आपको मतलब प्रॉब्लम होगी, शायद वो डाउटफुल सक्सेस हो जाए। तो यदि आप श्योर शाउट सक्सेस चाहते हो इन द प्रोफेशनल एग्जाम, तो फॉर दैट आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है वो देख लीजिए। डेप्थ नॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स। आपको डेप्थ नॉलेज चाहिए, इन डेप्थ नॉलेज चाहिए होगा आपका प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स का, प्रिंसिपल्स का एंड प्रोसीजर्स का। यदि ये बोलना चाह रहा है कि यदि आप ऊपर ऊपर पढ़ेंगे तो उस केस में आपका मार्क्स नहीं आएगा, आपका सक्सेस नहीं होगा। तो दैट्स वाई आपको ऊपर ऊपर नहीं पढ़ना है, जो भी करना है आपको इन डेप्थ करना है, कोर में जाना है। यदि आप ऊपर ऊपर पढ़ेंगे तो कैसे होगा, एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा कोर से और आप ऊपर ऊपर करके गए हैं, आपने तो ऐसे ही पढ़ लिया भाई कंपनी है तो हम जानते ही हैं, वही बचपन वाला लेवल से हम अप्लाई कर देंगे, तो बिल्कुल नहीं, उससे होगा नहीं। ठीक है, लर्निंग एम आपको बता ही दिया है कि आपको करना क्या है। और साथ में यहां पर अपने बात करें तो ये सेक्शन ए में अकाउंटिंग ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज है, जिसके अंदर में आपका जो उनका सिक्योरिटीज है, जैसे लॉन्ग टर्म फंडिंग। अब एग्जाम में इसके ऊपर एमसीक्यूज आ जाते हैं, तो बोलते हैं लॉन्ग टर्म फंडिंग के सोर्सेस क्या क्या है।
अब आप तो जानते हैं कि रिक्वायरमेंट्स कंपनी की कई तरह की होती है। एक होता है शॉर्ट टर्म फंडिंग, दूसरा होता है लॉन्ग टर्म फंडिंग, तीसरा होता है मीडियोकर पीरियड के लिए, मतलब मिड टर्म फंडिंग। तो अल्टीमेटली अपने यहाँ पे बात करेंगे लॉन्ग टर्म फंडिंग, यानी कि बहुत लंबे समय के लिए, लाइक फॉर द एक्विजिशन ऑफ द फिक्स एसेट्स। कोई प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए लॉन्ग टर्म फंड चाहिए होता है, मोर देन 10 ईयर्स को लॉन्ग टर्म बोलते हैं। तो यदि 10 साल से अधिक के लिए कोई फंड चाहिए तो व्हाट आर द सोर्सेज अवेलेबल टू द कंपनी, तो वो बोलते हैं कि आपका इक्विटी शेयर्स है, प्रेफरेंस शेयर्स है, जो आज के दिन में प्रेफरेंस शेयर्स इशू नहीं होता है, डिवेंचर्स है, बॉन्ड्स है, ठीक है ना। ये सारे जो है आपके लॉन्ग टर्म फंडिंग्स के लिए काम आते हैं। शॉर्ट टर्म फंडिंग्स क्या है भाई? शॉर्ट टर्म फंडिंग्स होता है, इसके लिए लोग मनी मार्केट को अप्रोच करते हैं। मनी मार्केट यानी कि अल्टीमेटली अपने बोल सकते हैं मनी मार्केट यानी कि अल्टीमेटली जो शॉर्ट पीरियड के लिए अपने क्या करते हैं, पैसे जब चाहिए से सीजनल अपने को फंडिंग करने के लिए, अपने प्रोडक्ट को फंडिंग करने के लिए, स्टॉक को फंडिंग करने के लिए अपने को फंड की रिक्वायरमेंट है, तो अपने मनी मार्केट को अप्रोच करते हैं। से 180 डेज के लिए या 90 डेज के लिए, वेरी शॉर्ट पीरियड के लिए भी हो सकता है, 15 डेज के लिए भी हो सकता है, लाइक दैट। तो बोलते हैं वहाँ पर मनी मार्केट होता है। यहाँ पर आपको इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स ये आपका सिलेबस में है, तो हमें और नहीं करना है, लोन बोरो करने का एंट्री नहीं करना है, वो हमसे पूछ नहीं रहा है। बट ऑब्वियस थ्योरी में आएगा आपका कि शेयर्स एंड डिवेंचर्स, आपका एक जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो सकता है वो मैं यहाँ पर अभी बता रहा हूँ कि भाई अभी तो मैं ओवरव्यू बता रहा हूँ, चैप्टर मैंने स्टार्ट नहीं किया, बता रहा हूँ कि जब आप पढ़ें तो इतना डिटेल्स में करें। क्यों करते हैं? सीधा इशू ऑफ शेयर्स का एंट्री कर देने से आपको कुछ नहीं होने वाला, वो तो करना ही है, वो आना ही चाहिए। इसके अलावा आपको बाकी सारे रूल्स आने चाहिए, दैट इज इम्पॉर्टेंट। फिर प्रेजेंटेशन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट एज पर शेड्यूल 3, यानी फिनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स व्हाट? तो फिनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर में आप बोल सकते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट आ जाता है, आपका प्रॉफिट एंड पीएनएल आ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट आता है, इसके अलावा आपका नोट्स टू अकाउंट्स आता है। तो बोलते हैं कि उन्होंने ये फिनेंशियल स्टेटमेंट में कैश फ्लो अलग से बोल ही दिया है, बट एक्चुअली फिनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूड्स ऑल दीज। तो फिनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कैश फ्लो स्टेटमेंट हो जाता है। चेंजेस इन इक्विटी शेयर्स भी उसके अंदर में आता है, तो शेयर होल्डर्स फंड के अंदर में जो चेंज होता है वो भी आपका ऐसे ही में आता है, बट वो आपके सिलेबस में नहीं है, फाइनल में है। आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट यहाँ पर है, तो ये बहुत इजी है, लेकिन सम्स का लेवल ऊपर होगा। तो आपको यहाँ जो बनाना है वो है आपका कंपनीज फाइनल अकाउंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये दो आपके यहाँ पर आप देख रहे हैं। कंपनीज फाइनल अकाउंट जो यहाँ पर आप कर रहे हैं, तो इसके अंदर में और आएगा, बैंकिंग भी एक कंपनी है, इलेक्ट्रिसिटी भी एक कंपनी है, इंश्योरेंस भी कंपनी है। आपको ये पता होना चाहिए कि बैंकिंग कंपनी के लिए अलग से बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट है, तो इसके लिए आपको बैंकिंग कंपनीज के लिए जो फाइनल अकाउंट बनाने हैं आपको एज पर द बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट, उनका स्पेसिफिक फॉर्मेट है, स्पेसिफिक प्रोसीजर है, एंड एज पर दैट प्रोसीजर आपको अकाउंटिंग करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के लिए कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं बनाया गया, so that's why they should comply with the provisions of the Companies Act 2013। तो कंपनीज एक्ट 2013 का जो प्रोविजन है वो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के ऊपर अप्लाई होता है। और इंश्योरेंस कंपनीज है, तो इंश्योरेंस कंपनी जो होता है वो बेसिकली क्या करती है, ये IRDA के प्रोविजंस को फॉलो करती है। तो इंश्योरेंस कंपनी के लिए अलग से IRDA का प्रोविजन अप्लाई होगा, तो उनका भी अलग से फॉर्मेट है। इसका मतलब हमें पूरा का पूरा ये जॉइंट स्टॉक कंपनीज का बात किया अकाउंटिंग, तो पूरा का पूरा आपको एक तरह से फोकस बढ़ा दिया। 4 तरह का फाइनल अकाउंट आपसे पूछा पूरे सिलेबस में। देखिए, तो एक है जो आपका कंपनी है, जो कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो सकता है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो सकती है, लिस्टेड नॉन लिस्टेड, ये कोई भी हो, उनका रूल्स एक ही है, जो कि कंपनीज एक्ट 2013 को फॉलो करते। यही प्रोविजन आपको इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के लिए भी करना है, प्रोवाइडेड कुछ एक चीज अलग से भी सीखना है इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में। और बैंकिंग कंपनी का आपको फाइनल अकाउंट बनाना है एज पर द बैंकिंग रेगुलेशंस जो है उसके अकॉर्डिंगली, और आपको इंश्योरेंस कंपनीज के लिए भी बनाना है, बिकॉज उनका भी सेपरेट प्रोविजन है, तो उनके प्रोविजन के अकॉर्डिंगली आपको इंश्योरेंस कंपनी का भी फाइनल अकाउंट बनाना है। इसके अलावा सिलेबस में और क्या बचा है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 फॉरेन एक्सचेंज रेट्स के लिए, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रेट जो होता है, फिर 12 है, 15 है, 16, 17, 18 एंड 19।
तो हम लोग यदि प्रॉपर वे में देखें तो यहाँ पर आपका नंबर ऑफ क्लासेस मैं टारगेट करूँ तो क्या लगना चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ। उससे मोर और लेस कुछ भी हो सकता है, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई फिक्स आइडिया दे रहा हूँ कि इतना ही लगेगा, उससे ज़्यादा भी लग सकता है और उससे कम भी लग सकता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द मतलब डिस्कशन का जो फ्लो होगा उसके हिसाब से, बट अकाउंटिंग फॉर शेयर्स एंड डिवेंचर्स अप्रॉक्सीमेटली 7 क्लास इसमें लगने चाहिए। फिनेंशियल स्टेटमेंट अप्रॉक्सीमेटली इसके ऊपर अपना 5 क्लास, कैश फ्लो स्टेटमेंट 5 क्लास, बैंकिंग 4, इलेक्ट्रिसिटी 2, ठीक है, और आपका इंश्योरेंस कंपनीज अप्रॉक्सीमेटली 4, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ठीक है ना, 11 थोड़ा बड़ा है, 12 छोटा है, 15 तो ये एम्प्लॉयज़ बेनिफिट 15 नंबर है, 16 बोरोइंग कॉस्ट है, सेगमेंट रिपोर्टिंग है 17 नंबर, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर 18 है, 19 लीज अकाउंटिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है लीज। तो लीज में 2 क्लास लगता है और AS 11 में भी 2 क्लास लगता है, बाकी सब 1 क्लास में सलट जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, यानी 9 क्लासेस इसमें लगनी है। टोटल यदि अपने देखें तो क्लासेस कितनी जानी चाहिए इसमें आपका अप्रॉक्सीमेटली, तो आप देख सकते हैं 12 + 5 17, 21 23 27 और 9 36, तो 35 to 40 क्लासेस आपका इसमें टोटल नंबर ऑफ क्लासेस जो जानी है वो मैं बता रहा हूँ कि अप्रॉक्सीमेटली 35 लोअर साइड में और जो मैक्सिमम साइड में है वो 40 क्लासेस लगनी है ऑफ 2 आवर्स, उससे ज़्यादा का क्लास नहीं चाहिए आप लोग के लेवल पर, इतना काफ़ी है। यदि 2 घंटे तक का क्लास अपने करेंगे तो आराम से अपने 80 आवर्स में पूरा सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे। जो ये रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ ऑब्वियस है कि स्टूडियो में रिकॉर्डिंग हो रहा है, ये तो नेचुरल है कि आपको क्लासेस जो है वो अभी लेटेस्ट मिल रहा है, तो ये लेटेस्ट रिकॉर्डिंग लेने के लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, और जो बाद में देख रहे हैं वो तो डेफर्ड लाइव हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने सुविधा के हिसाब से अपना वीडियो को चला सकते हैं। बट अभी जो क्लासेस है वो आपको एक रेगुलर इंटरवल पर मिलेगी। इंटरवल आपको भी मेंटेन करना चाहिए, दैट इज़ अ गुड हैबिट कि आप एक क्लासेस को कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं कि कंटिन्यूसली करते जा रहे हैं, वो सही तरीका नहीं होता है, ठीक है। मैं थ्योरी तक आपको मार्क कराता रहूँगा क्योंकि आपके एग्जाम में थ्योरी भी तो आता है 50 मार्क्स में से। आप देख लीजिए एक 12 मार्क्स का क्वेश्चन है जो थ्योरी है, जो क्वेश्चन नंबर 5 है, और आपका जो पहला क्वेश्चन है वो भी थ्योरी है जो कि आपका 14 मार्क्स का है। तो आपका टोटल कितना हुआ भाई, सब्जेक्ट कितने, मतलब 50 मार्क्स का है अकाउंट्स, और अपने उसमें से 26 मार्क्स थ्योरी है, 26 मार्क्स थ्योरी है, 24 मार्क्स का प्रैक्टिकल है। तो इसका मतलब है कि आपका 50-50 हो गया। तो ऐसा नहीं है कि आप थ्योरी को अवॉइड करके सीधा आप क्या करेंगे, मतलब सम्स करें, तो नहीं, अपने क्या करेंगे भाई, स्टाइल ऑफ टीचिंग मेरा क्या है, मैं आपको नोट्स डिक्टेट भी करता रहूँगा, इंपॉर्टेंट सारी बातें लिखाता रहूँगा, और रूल्स भी मैं लिखाता हूँ। सम्स देखने के लिए अब अपने इनका सम्स देखेंगे, बट ऐसा नहीं कि सॉल्यूशन देखेंगे, सम्स देखेंगे, वी विल डू इन आवर स्टाइल, ठीक है। यदि कहीं डिफरेंसेस हुआ इनके स्टडी मैट से तो फिर अपने उस पर डिस्कस करेंगे कि हम लोग क्यों डिफर किए इनसे, ठीक है। और यदि अपने आप को मोल्ड करके उनके अकॉर्डिंगली आंसर लाना है, जबकि उनका आंसर भी सही है, तो मोल्ड भी करेंगे, खुद को चेंज करेंगे। बट द थिंग इज दैट वी कैन नॉट डू द रटोफाइंग कि भाई सारा चीज़ लर्न कर जाओ, जो वो पूछ रहा है वही आंसर अपने खाली लिखेंगे, रट के लर्न करके लिख रहे हैं, तो पॉसिबल नहीं है। आप चाहे जितना जोर लगा लो, लर्न करके लिख पाना तो पॉसिबल नहीं होता है, नहीं, किसी के लिए भी संभव नहीं, मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं। आई कांट लर्न, आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन नो द एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन में सीख सकता हूँ, सिखा सकता हूँ, बट बोलेंगे कि लर्न करो, तो लर्निंग इज नॉट पॉसिबल फॉर एनीवन, पूरा का पूरा लाइन टू लाइन, एक्सेप्शंस ऑलवेज देयर, तो एक्सेप्शंस की बातें नहीं कर रहा हूँ मैं, बट जनरली लर्निंग इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। आप कोई भी चीज़ आप अपने लैंग्वेज में देखा करो, आपकी जो एक पावर है, राइटिंग पावर, उसके अकॉर्डिंगली आप उसे एक्सप्लेन करते हैं, और इन द जो टेक्निकल बातें हैं वो उसके अंदर में आप इनकॉर्पोरेट करते हो, तो दैट्स वाई ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि भाई जो अपने
सॉल्यूशन है वो एग्जैक्टली लर्न कर जाए। तो स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। आज पहला क्लास है आपका, और पहला क्लास में वी विल गो अकॉर्डिंग टू जैसे चैप्टर का बनाया हुआ फ्लो वैसे ही अपने जाएंगे। और पहला जो है आप देख सकते हैं कि फर्स्ट सेक्शन जो है वो इंट्रोडक्शन इशू ऑफ शेयर से ही है, तो अपने वहीं से स्टार्ट करेंगे। सेक्शन है अकाउंटिंग ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज, और उसके अंदर में पहला जो है आपका कंपनी जो है उसके बारे में लिखा हुआ है कि मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनीज आर, तो ये जानना मैंने आपको पहले ही बताया। तो यदि आपके पास हार्ड कॉपी है तो आप वहाँ पर हाइलाइटर लेके बैठोगे, यू विल मार्क दैट। कुछ नोट्स मैं खुद का लिखाऊंगा तो कॉपी भी होनी चाहिए, पेन मार्कर ये सब आपके पास होनी चाहिए। नहीं है वीडियो पॉज कर दो, लेकर बैठो। बुक नहीं है बुक लेकर बैठो, एंड उसके बाद आप पढ़ाई शुरू करो। मैं पहले समझाऊंगा, उसके बाद उसमें वो पॉइंट ढूंढ कर मार्क करा दूंगा, ठीक है। जहाँ पे मुझे लगेगा ये लिखाना है अलग से वो मैं लिखाऊंगा। इससे क्या होगा, यदि मैं बुक में मार्क कर रहा हूँ तो फायदा ये होगा, यू विल हैव द हैबिट टू ओपन द बुक। और यदि आपको स्टडी मैट खोलने का हैबिट रहेगा तो एग्जाम में क्वेश्चन तो वहीं से रहना है, 90% चांसेस है। और यदि नहीं भी रहा तो उससे रूल्स के बाहर से क्वेश्चन थोड़ी आता है। तो यू आर वेरी मच अवेयर अबाउट द रूल्स एंड द प्रोविजंस। जो भी प्रोविजंस है लॉ के वो आप जानते हैं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। एनीवे, कंपनी क्या होता है पहले आप ये समझो। कंपनी इज क्रिएटेड बाय लॉ। याद रखना, मैं यदि किसी को बोल दूं कि ये कंपनी है तो वो कंपनी नहीं बन जाएगा। कंपनी इज क्रिएटेड बाय प्रोसेस ऑफ लॉ, यानी कि कंपनी को बनाया ही जाता है रजिस्टर करके। भाई एक ऑब्वियस सा बात है कि जब आप प्रोफेशनल बन जाएंगे यू विल कम्स टू नो कि कंपनी को लीगली कैसे क्रिएट किया जाता है, हाउ टू क्रिएट द कंपनी। ऑब्वियस है, पहले आपको कंपनी को रजिस्टर करना पड़ता है, ठीक है। मेमोरेंडम बनाना पड़ता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाना पड़ता है, कंपनी का नाम सेलेक्ट करने के बाद, ठीक है। और कंपनी का नाम रजिस्टर करने के बाद फिर कैपिटल रजिस्टर करना पड़ता है, और उसके अंदर में ये सारे जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज द रूल बुक, ठीक है ना। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव बुक है कि कंपनी बनाया गया है तो क्यों बनाया गया है वो ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ रहता है। तो बोलते हैं कि रूल्स तो इसीलिए फॉलो किए जाते हैं ना कि ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो सके। सो दैट्स वाई ये सारे चीज़ों को आपको डिफाइन करना पड़ता है, एंड सिर्फ डिफाइन करके अपने पास ही नहीं रखना होता है, आपको इसका डिस्क्लोजर भी देना पड़ता है। यानी आपको ये सारी चीज़ें सबमिट करनी पड़ती है टू द ROC, रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज के पास ये सारी डिटेल्स डालनी पड़ती है। साथ ही साथ जो आपका एनुअली आपको रिपोर्ट भी सबमिट करना पड़ता है कि कंपनी का फिनेंशियल्स क्या है। ये सारी बातें आपको अपडेट करते रहना होता है एनुअली। सो दैट्स वाई कंपनी है क्या, तो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है। एक आर्टिफिशियल पर्सन है क्रिएटेड बाय लॉ, उसे कानून ने उसे बनाया है। और आप बोल सकते हैं कि आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय द लॉ, मतलब ऑब्वियस है कि जो भी कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजन को कंप्लाई करता है वो कंपनी है, ठीक है। वो अब आप टाइप्स ऑफ कंपनीज अलग अलग होता है, तो क्या कंपनी इज लाइक अ बायोलॉजिकल पर्सन, तो आंसर इज नो, कंपनी इज नॉट लाइक अ बायोलॉजिकल पर्सन, इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय द एप्लीकेशन ऑफ लॉ, ठीक है। और कंपनी जो होती है बेसिकली समझना, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ये आप देखो एक पर्सन है, इसे अपने क्या बोलेंगे, मुकेश अंबानी, ठीक है। तो मुकेश अंबानी आप जानते ही हैं RIL कंपनी बनी, तो ये मान लो RIL है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड आप जानते ही हैं काफ़ी अच्छी कंपनी है, इंडिया का जो टॉप 5 कंपनीज है उसमें 1 और 2 में फर्स्ट सेकंड रैंक में आता रहता है, क्योंकि TCS और RIL के बीच में कंपटीशन चलता रहता है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये कंपनी है, आज के समय में ये कॉन्ग्लोमरेट है। कॉन्ग्लोमरेट उसको कहते हैं जो कि कई तरह का बिजनेस करता है। आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि रिलायंस इज डूइंग व्हाट, रिलायंस इज डूइंग ओनली ऑयल एंड रिफाइनरी का बिजनेस करता है।
तो RIL का बेसिकली क्या है फंडा? तो इसके कई बिजनेस है, रिटेल बिजनेस है, आप जानते होंगे रिटेल बिजनेस में ही आपका क्या आता है, रिटेल बिजनेस में ही उसका बेसिकली अपने बोल सकते हैं जो रिलायंस डिजिटल है, रिलायंस ट्रेंड्स है, ये सारी बिजनेस उसके अंदर में रिटेल में आता है। फिर आपका टेलीकॉम है जो कि जियो है, आप जानते हैं कि टेलीकॉम बिजनेस भी इनका है। इसके अलावा ये लोग कई बिजनेस में हैं, पेट्रोलियम तो है ही, आप जानते ही हैं, ये बिजनेस तो है ही है, आपको कुछ नोट्स नहीं करना अभी, नोट डाउन नहीं करना अभी, केवल समझ रहे हैं अभी आप। तो बेसिकली ऐसा लगता है ना कि मुकेश अंबानी का ये बिजनेस है, नहीं, ये बिजनेस शेयर होल्डर्स का है। मुकेश अंबानी इज दोनों तरफ है, शेयर होल्डर्स में भी खड़े हैं और साथ में मैनेजमेंट भी है। देखिए कंपनी को अल्टीमेटली क्या होता है कि मैनेजमेंट अलग कर देता है शेयर होल्डर्स से, समझना, ये है मुकेश अंबानी भाई साहब, और साथ में हम भी खड़े हैं। मुकेश अंबानी भाई, इनके पास लीडिंग शेयर्स है, 50% से ज़्यादा है, इसलिए वो कंपनी को मैनेज कर रहे हैं। हम लोगों के पास भी कंपनी का शेयर है, हम लोग भाई बहुत मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स, हमारे जैसे इंडिया में बहुत सारे लोग हैं, लाखों और करोड़ों में नंबर्स होंगे जो कि रिलायंस के अंदर में, ये सब पर्सन है, ठीक है ना, ये सब पर्सन है, दे ऑल आर पर्सन, और ये सब रिलायंस में शेयर होल्डर है, ये लोग रिलायंस में पैसे लगा के रखे हैं, ठीक है, दे आर द इन्वेस्टर। हम लोग इसे ओनर भी बोलते हैं, इसे शेयर होल्डर भी कहते हैं। तो अल्टीमेटली मुकेश अंबानी भाई साहब यहाँ पर भी हैं, और मुकेश अंबानी भाई साहब आपका और कहाँ पर है, यहाँ पर भी है, दिखाता हूँ मैं आपको, मुकेश अंबानी यहाँ पर भी है। ये क्या है भाई, तो ये मैनेजमेंट टीम है, ये आपका BOD बोलते हैं, BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो कंपनी को मैनेज कौन करता है? BOD मैनेज करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। भाई ये क्या होता है, शेयर होल्डर्स में से सेलेक्ट होकर, वोट के द्वारा सेलेक्ट होकर उनमें से कोई आता है मैनेजमेंट में से ही, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो केवल अकेला मुकेश अंबानी ही संभाल ले कंपनी को, बोला ऐसा नहीं है, और भी इसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं, इंडिपेंडेंट पर्सन होते हैं, और भी लोगों के साथ मिलकर ये बिजनेस को संभालते हैं। उनका केवल मनमाना नहीं चलता है, एज पर द लॉ केवल एक आदमी के हाथ में कमांड दे देंगे तब तो वो जो चाहेगा वही कर लेगा, तो ऐसा नहीं है, वो जो चाहे वही कर ले, ऐसा नहीं है। इसके लिए क्या होता है, गवर्नमेंट ने काफ़ी कड़े नियम बना रखे हैं, और यहाँ पर और लोगों के साथ मिलकर वो मैनेजमेंट संभालते हैं। सो अल्टीमेटली ये रिलायंस इंडस्ट्रीज तो कानून के द्वारा बनाया गया एक इंस्टीट्यूट है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक कंपनी है, जो कि कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजन को कंप्लाई करता है, और जिसे संभालता कौन है, बोलता है हु आर द मैनेजर, तो बोलता है मैनेज कौन करता है, बोलता है इसे संभालता है अल्टीमेटली BOD। और BOD जो है ना, वो किसके लिए काम करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसके लिए काम करता है, तो बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर वर्किंग फॉर होम, फॉर द शेयर होल्डर। सो द वेस्टेड इंटरेस्ट बेसिकली BOD जो होता है ना, अल्टीमेटली वो दे शुड रन द कंपनी एज पर द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव क्लॉज है उसके अकॉर्डिंगली कंपनी चलाना उनका फर्ज बनता है। यही कारण है कि यदि कंपनी का मिसमैनेजमेंट हुआ, यानी कि जो कंप्लायंसेस होने चाहिए वो यदि गवर्नेंस यदि प्रॉपर नहीं है, तो उस केस में अल्टीमेटली जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, यदि कहीं पे उनका डिफॉल्ट है तो उस केस में उन्हें पेनलाइज्ड किया जाता है, उन्हें पनिश किया जाएगा, शेयर होल्डर्स को नहीं किया जाता है। तो आप बोलेंगे, अब एक क्वेश्चन आ गया, सर मुकेश अंबानी को सजा होगी क्या यदि कोई फ्रॉड किया, क्योंकि वो तो शेयर होल्डर है, वो तो मैनेजमेंट में भी है। तो बोलते हैं कि उसे शेयर होल्डर होने के लिए सजा नहीं मिलेगी, उसे सजा मिलेगी क्या चीज होने के लिए, बोला BOD में होने के लिए सजा मिलेगी। तो ध्यान रखना, जैसे मैं कंपनी का शेयर होल्डर हूं यदि, ठीक है ना, यदि मैं कंपनी का शेयर होल्डर हूं और मैं मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हूं, तो फॉर द डिफॉल्ट ऑफ द मैनेजमेंट आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। बट यदि मैं ही कंपनी का डायरेक्टर्स बन गया और यदि कंपनी डिफॉल्ट करती है, तो उस केस में रिस्पॉन्सिबल यदि मैं हूं, तो फॉर दैट मुझे उसके लिए पेनलाइज की जाएगी, कंपनीज एक्ट में इसके लिए प्रोविजन है।
तो आप समझ गए कि कंपनी है क्या। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। कंपनी लॉ के द्वारा बनाई गई है और उसे मैनेज कौन करता है, तो बीओडी मैनेज करता है। बीओडी के अंदर में शेयर होल्डर आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शेयर होल्डर्स में पार्टिसिपेट एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्रोवाइडेड उनको वोटिंग ज़्यादा मिलना चाहिए। और अगेंस्ट जैसे मुकेश अंबानी यहाँ पर काम करते हैं भाई साहब, तो इनको इसके लिए क्या मिलता है, तो बोलते हैं इसके लिए इन्हें सैलरी मिलता है। मुकेश अंबानी को सैलरी दी जाती है, क्या चीज़ के लिए, बिकॉज वो कंपनी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसके लिए मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए उन्हें उसके अगेंस्ट में कॉम्पेंसेट की जाती है। ठीक है, तो ये था कंपनी का एक ओवरव्यू। कंपनी क्या है, तो ये आप समझ गए। अच्छा, कंपनी ये मैनेजमेंट की ज़रूरत ही क्यों आई, तो देखो मैनेजमेंट की ज़रूरत इसलिए आती है कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ये खुद से कोई डॉक्यूमेंट साइन नहीं कर सकता है। तो वो बोलते हैं इसकी खुद की ब्रेन नहीं होती है, इसके खुद के लिम्स नहीं होते हैं, तो बोलते हैं दैट्स वाई इनको क्या चाहिए भाई, तो बोलते हैं बीओडी इनके लिए वो सारा काम करके देता है। तो कंपनी की को रन करने का काम बीओडी के पास होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास। और बीओडी शुड रन द कंपनी इन सच ए वे दैट द शेयर होल्डर शुड बी बेनिफिटेड, यानी दे आर रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट द शेयर होल्डर्स वेल्थ। तो शेयर होल्डर्स वेल्थ क्रिएट करने के लिए बीओडी की जरूरत है, मतलब बीओडी को क्या करना है, वर्क करना है। और ऑब्वियस है इन्हें लीगल वे, आपको ऐसा नहीं करना है कि इनलीगल वे में आपको यहाँ पर शेयर होल्डर्स के लिए वेल्थ क्रिएट करना है, तब तो वो भाई इलीगल बिजनेस ही हो जाएगा। तो कंपनी क्या है आप ये समझ गए, ओवरऑल कौन चलाता है ये भी समझ गए। तो आप यहाँ पर बुक में हाईलाइट कर सकते हैं। आपको ऊपर का पढ़ने का जरूरत, पढ़ लीजिएगा, रीडिंग कैटेगरीज है, इंट्रोडक्शन, बट ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑफ ए कंपनी है ये आपको जरूर आना चाहिए। मैंने आपको समझाया कंपनी के क्या क्या होता है, परपेचुअल सक्सेशन होता है, यानी लाइफ उसका इनफाइनाइट है। कंपनी को बंद करने का क्या तरीका है, बोलते हैं जैसे ये बना है वैसे ही बंद भी करना पड़ेगा, यानी इट इज़ क्रिएटेड बाय लॉ और इट शुड बी शट डाउन बाय द लॉ। अब ऐसा नहीं करना कि आप जैसे एक सोल प्रोप्राइटर की दुकान होती है, उसने दुकान खोल लिया, मन हुआ वो बंद भी कर दिया, बोला अब हम नहीं चलाएंगे बिजनेस, तो ये सोल प्रोप्राइटरशिप में होता है, बट कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में ये चीज़ नहीं होता है। सो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में क्या होता है भाई, कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में कंपनी इज क्रिएटेड बाय लॉ, कंपनी शुड बी लिक्विडेटेड बाय द प्रोविजंस ऑफ लॉ, जो कि आपका लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज कहलाता है। जैसे कि लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज के लिए सेपरेट टॉपिक है, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज। साथ में कंपनीज के पास क्या होता है, उसका सिग्नेचर क्या होता है, तो बोलता है उसका सील जो होता है कंपनी का, दैट कॉमन सील इज अ सिग्नेचर, और इसकी लाइफ इनफाइनाइट है क्योंकि शेयर होल्डर्स बदलते रहेंगे, साथ में बीओडी भी बदलते रहते हैं। पहले धीरू भाई अंबानी रिलायंस चला रहे थे, धीरू भाई अंबानी के जाने के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज बंद नहीं हुई, आज भी वो चल रहा है, ठीक है ना। वैसे ही आप टाटा ले लो, बिरला ले लो, सो ये सारी चीज़ों में वही कहानी है। जमशेदजी टाटा स्टार्ट किए, जमशेदजी टाटा नहीं भी रहे, तो ऐसा नहीं कि बिजनेस डूब गया, आज भी बिजनेस जिंदा है, बिजनेस अच्छा कर रहा है। और अपने बोल सकते हैं कि टाटा ग्रुप आज भी इंडिया का वन ऑफ द लीडर है, यानी कि टॉप 5 कंपनीज में टाटा भी है। तो ये सारी चीज़ें आप समझ गए। अब ये हम लोग इसी को फीचर्स वाइज मैंने आपको समझाया, समझाने का ऑब्जेक्टिव क्या था भाई, याद हो जाए, पढ़े तो ऐसा लगे कि हम को रिलेट कर पा रहे हैं, कि ऐसा नहीं कि मैं रीड करके आपको वो चीज़ बता रहा हूँ, देखो बेटा ये है ये है ये है, अच्छा समझे ना, वो उसका क्या मतलब है, वो तो मतलब आपको फिर फायदा नहीं है, तब तो आप बोलेंगे खुद ही मैं पढ़ लूँगा, मुझे एक्स्ट्रा क्या समझ, मुझे याद कैसे रहे। मैंने आपको इसलिए स्टोरी बताया, इसलिए मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ले लेके समझा रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहला पॉइंट है जो मार्क कर लेंगे अब, it is distinct legal person existing independent of its members। बोल रहा है distinct है, legal person है, और independent of its members मतलब कि जो कम शेयर होल्डर होते हैं उससे वो अलग होता है, independent होता है। members के जीने या मरने से शेयर होल्डर्स का मतलब कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, कंपनी चलती रहती है क्योंकि इसकी परपेचुअल सक्सेशन भी है। Liability of the members limited to the extent of face value of shares held by them।
यानी इसमें मान लो रिलायंस कंपनी है, उसमें मेरी लाइबिलिटीज कितनी है, तो बोलते हैं यदि रिलायंस कंपनी का मैं शेयर ले रखा हूं तो मेरी लाइबिलिटीज मेरा सिर्फ कैपिटल तक ही है जितना मैंने शेयर सब्सक्राइब कर रखा है। ये तब पता चलता है जैसे मान लो 100 रुपए की शेयर है और आउट ऑफ 100 मैंने 70 रुपीज दे रखा है, 30 वॉज आउटस्टैंडिंग, तो 70 रुपीज मैंने पे कर रखा है, 30 वॉज आउटस्टैंडिंग। सो बोलते हैं कि जो 30 रुपीज आउटस्टैंडिंग है ना, ये 30 रुपीज जो आउटस्टैंडिंग है यही मेरा क्या बनेगा, तो बोलते हैं ये 30 जो मेरा आउटस्टैंडिंग है यही लाइबिलिटीज है मैक्सिमम। तो दैट्स वाई शेयर होल्डर्स का लाइबिलिटीज क्या होता है, लिमिटेड। यदि रिलायंस का शेयर 100 रुपए का है और 100 पूरा फुल्ली पेड है, मेरा एक भी रुपया ड्यू नहीं है, इसके बाद कंपनी बर्बाद भी हो जाए तो मेरा रिस्क सिर्फ 100 रुपए तक ही है, मतलब जो मेरा कैपिटल लगा हुआ वही डूब सकता है, मुझे घर से नहीं देना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे मेंबर्स का रिस्क लिमिटेड होता है। यही रीजन है कि हर कंपनी के नाम के आगे LTD लगाया जाता है, लिमिटेड। और लिमिटेड का मतलब ही क्या होता है, द लाइबिलिटी ऑफ दिस कंपनी इज लिमिटेड। आप उसके मेंबर्स की लाइबिलिटीज लिमिटेड है, ऐसा अनलिमिटेड नहीं है, मेंबर्स की लाइबिलिटीज लिमिटेड है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर वही चीज बता रहा है। नंबर 2 क्लियर हो गया कि लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स टू द एक्सटेंट ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय देम उतना ही होता है। इट हैज परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन तो मतलब क्या होता है, इन्फिनिटी या फॉर द फॉरसेबल फ्यूचर। कोई भी कंपनी का लाइफ इन्फिनिटी भी हो सकता है और बेटर होता है, राइट वर्ड इज फॉर द फॉरसीएबल फ्यूचर, FORSEEABLE। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में ऑलरेडी इस बात का, जैसे गोइंग कंसर्न एजम्पशन होता है तो ये आपका बेसिक है एजम्पशन, उसके अंदर में आपका ये बात मेंशन की हुई है कि AS1 में गोइंग कंसर्न एजम्पशन है, फंडामेंटल एजम्पशंस में आता है ये। तो बोलते हैं कि जो बिजनेस होता है वो उसका क्या होता है ना, लाइफ फॉर फॉरसीबल फ्यूचर होता है। फॉरसीबल फ्यूचर बोलने का मतलब क्या है, अपने राइट नाउ वी कैन से कि रिलायंस का जो पेट्रोलियम बिजनेस था वो उसकी लाइफ क्या है, तो अपने ऐसे एस्टिमेट करते हैं कि जो क्रूड है डाउन द लाइन 50 ईयर्स के बाद वो क्रूड अपना जो है वो नहीं रहेगा, मतलब उसकी क्वांटिटी इतनी कम हो जाएगी कि क्रूड मिलेगा नहीं। और क्रूड जब नहीं मिलेगा तो जितने भी आप देख सकते हैं कार और ट्रेन और जो एनर्जी सोर्स ऑफ एनर्जी है सब बंद हो जाएगा। तो बोलते हैं कि तब कैसे होगा, सो इन ऑर्डर टू कम्बेट विथ ऑल दीज रिलायंस हैड ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। रिलायंस को पता था कि ये रिलायंस का जो पेट्रोलियम बिजनेस है वो बंद हो जाएगी, सो इसीलिए रिलायंस ने क्या किया, अपनी तैयारी कर ली और रिलायंस ने अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना शुरू कर दिया। दिस इज द स्मार्ट मूव डन बाय मुकेश अंबानी एंड द ग्रुप, बिकॉज उन्हें पता था कि भाई पेट्रोलियम बिजनेस का तो ये अब डावाडोल होने वाला है, ये रिसोर्स लिमिटेड है, खत्म हो जाएगा तो अपने करेंगे क्या। दैट्स वाई दे स्टार्टेड डाइवर्सिफाइंग देमसेल्फ। और यही रीजन है कि आज रिलायंस रिटेल के तरफ, कंज्यूमर गुड्स के तरफ मूव कर गया और अभी और भी वो करेंगे। वो लोग अपने हर फील्ड में हाथ पांव मार रहे हैं, अपना IT हब भी बनाएंगे, रियलिटी बिजनेस में भी है, रियल एस्टेट में। रिलायंस आपका मैंने बता ही दिया कि आपका, अब आप देख सकते हैं इसका एग्जांपल है कि पेट्रोलियम की कमी हो रही है तभी तो क्रूड का प्राइस इतना बढ़ते जा रहा है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच वी आर मूविंग टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक व्हीकल। सो EV जो व्हीकल है वो अब बाय 2030 गवर्नमेंट का टारगेट है कि भाई एटलीस्ट 25-30% हमारा टारगेट अचीव हो जाए, यानी कि 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल रोड में दिखाई दे। सो ये 30% का टारगेट अचीव करना इट्स अ डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि अभी 21 इज ओवर, ओनली 9 ईयर्स लेफ्ट एंड 30% कार को EV में कन्वर्ट करना है। लेकिन जैसे क्रूड का दाम बढ़ते रहेगा सो पीपल विल शिफ्ट टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो काम इजी हो जाएगा। लेकिन यदि क्रूड का दाम नीचे गिर गया तो उस केस में ये थोड़ा सा प्रोसेस लेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था परपेचुअल सक्सेशन। फॉरसीबल फ्यूचर मतलब कि पेट्रोलियम बिजनेस का लाइफ 50 साल है तो इनका लाइफ 50 साल है, बिजनेस का भी लाइफ 50 ईयर्स है, तो ये फॉरसीबल फ्यूचर का मतलब ये होता है। इसके बाद है द शेयर्स ऑफ द कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, ठीक है ना, एक्सेप्ट इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। देखो पब्लिक लिमिटेड कंपनी में, रिलायंस पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, मेरे पास उसके शेयर है, से 500 शेयर मेरे पास है, तो मैं उसे इजीली ट्रांसफर कर सकता हूँ।
मैं उसे मार्केट में, जब मार्केट मंडे टू फ्राइडे खुलता है स्टॉक मार्केट अपना एनएसई या बीएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, उसके थ्रू मैं इन शेयर्स को बेच सकता हूँ। मैं जब चाहूँ बेच सकता हूँ, जब चाहूँ मतलब मार्केट आवर्स में। कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। रिलायंस मेरे ऊपर कोई भी तरह का ये नहीं लगा रखा रेस्ट्रिक्शंस कि आप शेयर्स नहीं बेचेंगे, भाई बेच सकता हूँ, कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। सो दैट मीन्स कि यदि ये क्या हुआ ना, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन द पब्लिक लिमिटेड कंपनी, वेयर एज आपका जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है उसमें क्या होता है, रेस्ट्रिक्शंस होता है। तो आप पब्लिकली उसके लिए कोई एनएससी या बीएससी साइट नहीं है जहां पर जो प्लेटफॉर्म है कि जाके आप बेच दें। वहां पर आपको प्राइवेटली ही शेयर्स को प्लेस करना पड़ता है, यानी कि आपने खरीदा है तो अब अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स में बेचिए या कोई रिलेटिव में बेचिए, दैट शुड बी सोल्ड प्राइवेटली, आप पब्लिकली उसे बेच नहीं पाएंगे। दैट मीन्स कि वहां पे ट्रांसफर के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस भी होता है। ऐसा भी होता है कि शेयर होल्डर जो कंपनी के रूल बुक में लिखा हुआ है कि आप शेयर जो बेचेंगे वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही बेच के जाएंगे, दैट मे ऑल्सो बी मेंशन, एंड इफ यू हैड एग्रीड ऑन दैट रूल सो यू हैव टू कंप्लाई विद दैट। ये याद रखना कि आपको फिर उसके साथ कंप्लायंस भी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर ट्रांसफरेबिलिटी की बात हो गई एंड नंबर। तो इसी से आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस आ जाएंगे भाई, मैं जो बता रहा हूँ वो आपको इन्हीं सब पार्ट से छोटा छोटा क्वेश्चन पूछ लेगा। अब आपका ये चीज़ नहीं ध्यान रहेगा, इसको आप रिवाइज नहीं करोगे तो आप कैसे ट्रू फॉल्स या एमसीक्यूज कैसे आप अटेम्प्ट करोगे। कंपनी बीइंग अ लीगल पर्सन इज कैपेबल ऑफ ओनिंग, एंजॉइंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ द प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम। ये बोल रहा है कि कंपनी एक पर्सन है, लीगल पर्सन है, जिसके पास अधिकार है अपना खुद का प्रॉपर्टी होने का, किसी को एम्प्लॉय करने का, उस प्रॉपर्टी को एंजॉय करने का, अपने उसके कंपनी के ऊपर कैन सू एनीवन, कंपनी कैन सू ऑन द अदर पर्सन, लाइक दैट। ये सारा मतलब बोलना चाह रहा है कि एक पर्सन के पास जो जो राइट्स होता है, जो बायोलॉजिकल पर्सन जैसे होते हैं हमारे आपके जैसे, जो जो अधिकार हमारे और आपके पास है वो सारी राइट्स कंपनी के पास भी होती है। इवन दो वो तो आर्टिफिशियल पर्सन बट फिर भी उसके पास राइट्स है। बोलो क्यों, तो बोलते हैं उसको मैनेज कौन कर रहा है भाई, बीओडी। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये काम करेंगे कंपनी के लिए। मतलब कंपनी के हाथ पांव आंख नाक कान बन जाना है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, ये बात बोल रहा है। कंपनी बीइंग सेपरेट बॉडी कैन सू एंड बी सूड इन इट्स ओन नेम, मैं यहीं पर कवर कर लिया था ये बात। तो कंपनी के ऊपर केस किया जा सकता है, कंपनी किसी के ऊपर केस कर सकती है, ये बात पॉइंट नंबर 6 में मेंशन करते हैं। तो दीज आर द फीचर्स, ठीक है। और कंपनी क्या होता है, तो सीधा बोलना एनी ऑर्गेनाइजेशन एंटिटी और एसोसिएशन विच कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 इज कॉल्ड कंपनी। उसके पहले आपका कंपनीज एक्ट 1956 था, तो वो भी आपका कंप्लायंस होने से अपने कंपनीज बोलते थे, अब उसको रिप्लेस कर दिया। अभी और भी है, क्या है वही बात होगा, देख लेते हैं। दो अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन येट इट्स एक्ट थ्रू ह्यूमन बीइंग who are called directors of the company, there is a divorce between ownership and the management। मतलब क्या बोल रहा है यहाँ पर, सीधा बात जो मैंने आपको बताया कि मैनेजमेंट ही बीओडी ही तो दोनों को अलग करते हैं, किसको, मेंबर्स को, शेयर होल्डर्स को और द कंपनी को, ठीक है ना। तो ये बात आपको मैं ऑलरेडी उस पिक्चर के थ्रू समझा दिया कि भाई मैनेज ये लोग बीओडी मैनेज करता है और वही इन लोगों को अलग भी कर देता है, किस किस को, शेयर होल्डर्स को और आपका जो कंपनी है, इस दोनों को सेग्रीगेट कौन करता है, तो बोलते हैं दैट इज सेग्रीगेशन और द डिवोर्स डन बाय होम, बाय द मैनेजमेंट, एंड मैनेजमेंट इज नथिंग बट द बीओडी। इट इज वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन यूजुअली फॉर प्रॉफिट, मतलब ये भी बता रहा है कि ये एक लोगों का जमावड़ा है या लोगों का एसोसिएशन है फॉर अर्निंग द प्रॉफिट बेसिकली। तो कंपनी बेसिकली आपका नॉलेज यदि रहे तो कंपनी, आप अच्छी कंपनी में पैसा लगा सकते हैं। इट्स अ बिजनेस ऑफ बिजनेसेस, यदि कोई स्टॉक खरीदने का और बेचने का भी बिजनेस करता है तो वो भी आपका क्या है, एक बिजनेस है। तो एनीवे ये था आपका व्हाट इज कंपनी एंड व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। कंपनी मैंने जैसे आपको बताया, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हु हैव अ परपेचुअल सक्सेशन विद कॉमन सील, ये कंपनी का डेफिनेशन है। और फिर कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो मैंने आपको
समझाया। अब कंपनी का स्टैट्यूटरी बुक्स होता है। अब स्टैट्यूटरी बुक्स का मतलब हो गया कि भाई देखो आप कंपनी बना रहे हो तो आपको कुछ बुक्स मेंटेन करना मैंडेटरी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आपने कंपनी बनाया और कंपनी बनाकर आपने जस्ट कंपनी को रजिस्टर कर दिया, उसके बाद छोड़ दिया, सो गए, कोई कंप्लायंसेस नहीं कर रहे हैं, बोला ये नहीं चलेगा। कंपनी यदि आप बना लिए तो उसके कंप्लायंसेस भी आपको करते रहने होंगे, अदरवाइज जो डायरेक्टर्स एक्टिंग या डिफॉल्ट डायरेक्टर्स होंगे दे विल बी पेनलाइज, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन ऑल दीज। तो स्टैट्यूटरी बुक्स का मतलब होता है कंपलसरी बुक्स, भाई ये चाहिए ही चाहिए। अब इसमें क्या होगा आप समझ सकते हैं कि कौन कौन सा बुक स्टैट्यूटरी होगा। भाई फिनेंशियल स्टेटमेंट तो होना ही है, मेंबर्स बुक तो होना ही है, मीटिंग ऑफ मीटिंग जो होता है, मिनट्स ऑफ मीटिंग तो बोलते हैं वो मिनट बुक होना ही है, ठीक है। शेयर होल्डर्स का लिस्ट होता है कि कौन कौन आपका प्रेजेंट शेयर होल्डर्स है, तो बोलते हैं शेयर होल्डर्स का लिस्ट होना जरूरी ही है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपका जो डिवेंचर होल्डर्स बुक है, यानी आपने यदि कंपनी ने यदि लोन ले रखा है बाय इशू ऑफ डिवेंचर्स, उसका भी एक बुक मेंटेन किया जाएगा, लेंडर्स का, क्रेडिटर्स का, ऑल दीज आर बेसिकली आपका एक स्टैट्यूटरी बुक है। सब याद रखना पॉसिबल नहीं, बट एक बार पढ़ा हुआ रहना चाहिए। जितने भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उसके लिए मैंडेटरी कर दिया गया। देखिए रजिस्टर ऑफ मेंबर्स यानी शेयर होल्डर, रजिस्टर ऑफ चार्जेस, किस तरह का चार्जेस कंपनी कब लगाएगी उसका भी एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है। रजिस्टर ऑफ डिवेंचर होल्डर जो पब्लिक से लोन लिए हैं वो, एनुअल रिटर्न बुक, मिनट्स बुक, जो मीटिंग होता है उस मीटिंग में क्या कंक्लूड हुआ वो उसका एक बुक बनाया जाता है, उसे मिनट्स बुक बोलते हैं, ठीक है। रजिस्टर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट कंपनी को मिला है उसका एक रजिस्टर होता है, किससे आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला, कितना मिला, कब तक पूरा करना है, उसका भी एक डिटेल्स विवरण देना पड़ता है। रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स, कितने कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, मतलब कि मैनेजमेंट में अभी कौन कौन कंपनी में ये कर रहा है। रजिस्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट हेल्ड एंड देयर नेम्स, कंपनी ने कहाँ कहाँ पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं और क्या उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है या कंपनी का नाम क्या है। रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डिंग्स ऑफ द डायरेक्टर्स, जो कंपनी के डायरेक्टर बने हैं उनके पास कितने शेयर्स हैं कंपनी के। रजिस्टर ऑफ लोन्स टू कंपनीज अंडर द सेम मैनेजमेंट, यानी कि जो लोन दे रखी है कंपनी को, जो लोन दे रखा है उसका रजिस्टर। एंड रजिस्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ अदर कंपनीज, यदि कंपनी ने, वो तो पहले ही कवर हो गया था। सो दीज आर द स्टैट्यूटरी बुक्स। दो चार नाम भी याद रहे, क्यों नहीं रहेगा आपको ये बताओ, दो चार नाम याद रखना है। तो दो चार नाम क्या है भाई, तो बोलते हैं शेयर होल्डर्स बुक तो याद रहेगा, डिवेंचर होल्डर्स बुक तो याद रहेगा ना, और आपको क्या है लोन बुक तो याद रहेगा ना, ठीक है। और क्या याद रखना है, तो बोलते हैं कि कंपनी का जो एनुअल रिटर्न है वो याद रहेगा ना, जो मीटिंग होता है उस मीटिंग में मिनट्स होता है तो मिनट्स बुक याद रहेगा ना। तो ये सारी चीजें याद रखना। कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी का जो कॉन्ट्रैक्ट्स है, यदि कंस्ट्रक्शन का काम है या और कोई भी तरह का सर्विस प्रोवाइड करती है, तो बोलते हैं उस केस में कंपनी क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करती है, उसका भी रजिस्टर बनाया जाता है। बोलते वो कॉन्ट्रैक्ट्स का आपको क्या करना पड़ेगा, कॉपी, एक बुक मेंटेन करना पड़ता है। बस यही सारी स्टैट्यूटरी बुक्स। इसके बाद होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मैंने आपको बताया कि बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। एक है आपका नंबर 1 कंपनीज बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1। दूसरा है स्टेटमेंट ऑफ पीएल शेड्यूल 3 पार्ट 2। फिर है नोट्स टू अकाउंट्स, ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, चेंजेस इन इक्विटी। ये 5 आपके स्टैट्यूटरी बुक्स होते हैं। स्टैट्यूटरी बुक्स भी बोलो और बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी बोलो। अब देखो इसके अंदर में लिखा हुआ दीज बुक्स आर टू मेंटेन इन सच ए वे एज टू डिस्क्लोज द सम्स ऑफ मनी रिसीव्ड। ये बुक्स ऑफ अकाउंट बता रहा है, लेकिन अब देखो इनसे क्या क्या चीज हो गया जो इन्हें बुक्स ऑफ अकाउंट में इन्होंने मेंशन किया, कुछ मेंशन नहीं किया। बुक्स ऑफ अकाउंट, एवरी कंपनी इज रिक्वायर्ड टू कीप एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस बुक्स ऑफ अकाउंट्स, खाली इतना बोल दिया। द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर टू बी मेंटेन इन सच ए वे एज टू, तो यहाँ इन्हें बुक्स ऑफ अकाउंट के बारे में बात करना चाहिए था। थ्योरी उन्होंने लिखा, बट जो चीज होना चाहिए बुक्स ऑफ अकाउंट है क्या और क्या क्या बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर आता है, मैंने आपको बोला वो आता है। तो आप अपने पेंसिल से यहीं पर बुक में ही लिख दीजिए कि बुक्स ऑफ अकाउंट इंक्लूड्स व्हाट, आप यहीं पे लिखिए क्या क्या होगा, इंक्लूड्स
यहीं पे मेंशन करो। नंबर ए बैलेंस शीट, नंबर बी P&L, नंबर सी नोट्स टू अकाउंट्स, नंबर डी आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट CFS, एंड नंबर ई दैट इज आपका चेंजेस इन इक्विटी, जो आपके सिलेबस में नहीं है बट बुक्स टू अकाउंट्स में आता है। चेंजेस इन इक्विटी आप यही इंस्टीट्यूट का जो मैट है उसी में लिखिए, और यदि आपके पास मैट नहीं है तो आप कॉपी में लिखिए कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंक्लूड्स दिस। तो आपको हार्ड कॉपी मिला ही होगा, यदि आपने रजिस्टर किया है तो उसमें आप ये नोट डाउन कर लो, क्योंकि मैं आपको आपके स्टडी मैट से ही पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, मार्क करा दे रहा हूँ। जहाँ मुझे लगेगा कि यहाँ वो चीज़ नहीं है तो मैं नोट लिखाऊंगा, आप इसे कॉपी में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बता रहा है कि उसके अंदर में क्या क्या इंफॉर्मेशन बुक्स ऑफ अकाउंट्स का फीचर बता रहा है। ये ABC जो दिख रहा है ना, ये फीचर्स है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपका क्या क्या आना चाहिए, ये बात बता रहा है। तो ऑल सम ऑफ मनी रिसीव्ड एंड एक्सपेंसेस बाय द कंपनी एंड द मैटर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच रिसीट ऑफ एक्सपेंडिचर हैज टेकन प्लेस, यानी कि सीधी सी बात है, आपका जितना भी कैश बुक का डिटेल्स आपसे मांग रहा है। पॉइंट नंबर ए कैश बुक बोल रहा है, ध्यान आप लिख लीजिए वहीं पर कि ये कैश बुक बोल रहा है, कैश बुक, ठीक है। दूसरा नंबर ऑल सेल्स एंड परचेजेस ऑफ गुड्स ऑफ द कंपनी, यानी कि आपसे परचेज और सेल्स का डिटेल्स मांग रहा है, पूरा परचेज एंड सेल्स, यानी कि रेवेन्यू नेचर, रेवेन्यू डिटेल्स। और ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द कंपनी, यानी कि बैलेंस शीट का बात कर रहा है, ठीक है, बैलेंस शीट। अब अपने बात करें कि कंपनी के लिए जैसे यहाँ पे दे दिया है, बट हेडिंग कुछ है, अंदर कुछ और है, लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग आ गया, बट हेडिंग तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है। तो थोड़ा सा इंस्टीट्यूट रिक्वायर्ड टू वर्क ओवर द बुक्स के ऊपर मेहनत करने की उनको ज़रूरत है कि और थोड़ा ये अच्छा हो जाए, स्टूडेंट को हेल्प मिलेगा, ठीक है। मैं कोई क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि जो है वो अच्छा है और इसमें इम्प्रोवाइजेशन पॉसिबल है। तो लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग यहाँ पे जैसे ये आ गया, ये टॉपिक रेलेवेंट है बट हेडिंग रेलेवेंट नहीं है। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में क्या क्या आ जाएगा, तो इशू ऑफ शेयर्स है, आप शेयर से लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग है। जैसे याद रखना कि हम लोग शेयर जो इशू करते हैं, इक्विटी शेयर्स, जब वेरी लॉन्ग टर्म अपना रिक्वायरमेंट होता है ना कि अपने को फंड चाहिए वेरी लॉन्ग टर्म के लिए, तब जाकर अपने क्या करते हैं, इशू ऑफ शेयर्स करते हैं। मतलब जिस कैपिटल को रिटर्न नहीं करना है तब जाके कंपनी इक्विटी शेयर्स इशू करती है। याद रखना, वो जनरली उनको लगता है कि भाई हम ये वाला कैपिटल हमें रिटर्न कर देना है, इससे फायदा होगा, 5 ईयर्स के लिए फंड चाहिए बट बाद में नहीं चाहिए, तो वो लोग इक्विटी को नहीं सेलेक्ट करेंगे। 10 साल के बाद यदि रिटर्न कर देना है तो उन्हें वो नहीं चाहिए, वो इक्विटी शेयर इशू नहीं करेंगे। वेरी लॉन्ग टर्म बोले तो वेरी लॉन्ग टर्म मतलब 20 साल से भी ज़्यादा, पता नहीं, अभी अनसर्टेनिटीज़ है। तो इसलिए जब अनसर्टेनिटीज़ हो तो कोई भी फिक्स्ड लोन या फिक्स्ड लाइबिलिटीज़ नहीं लेना चाहता है जिसके ऊपर ऑब्लिगेशन फिक्स्ड हो। दैट्स वाई वहाँ पर बेटर ऑप्शन होता है कि आप अपना उसमें जब रिस्क ज़्यादा इन्वॉल्व है, बिकॉज अनसर्टेनिटीज इन्वॉल्व है, तो डेफिनेटली द रिस्क वाज इन्वॉल्व। सो वहाँ पर बेटर होता है कि आप कौन सा ऑप्शन को सेलेक्ट करें, तो बोलते हैं वहाँ पर आप इक्विटी, कंपनी कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करे, तो कंपनी शुड ऑप्ट फॉर द इक्विटी इशू। इक्विटी इशू करेगी यदि कंपनी, तो कंपनी के लिए ये ज़्यादा अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि कंपनी के लिए क्यों ज़्यादा अच्छा होगा इक्विटी? रीज़न एकदम सिंपल है कि कंपनी जो है वो एक फिक्स्ड एक्सपेंडिचर ऑब्लिगेशन में नहीं आएगी। दैट इज़ द मेन लॉजिक। तो अनसर्टेनिटीज़ का बर्डन, जो रिस्क था वो कट गया, इसलिए कंपनी क्या करती है, इस तरीके का प्रोसेस को अडॉप्ट करती है। अब डिवेंचर्स है भाई, रिटर्न करना, हमें डेट कुछ आइडिया लग जा रहा है कि कब रिटर्न करना है। लोन है, हमें और थोड़े से कम समय के लिए चाहिए तो लोन में जाएंगे, और अपने प्रॉफिट को प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट, दैट इज़ नथिंग बट द वो आपका शेयर होल्डर्स फंड का ही हिस्सा है। तो आप अपने ही प्रॉफिट को, कंपनी अपने प्रॉफिट को ही क्या करती है, यूज़ करके रीफाइनेंस कर देती है, यानी कि कैपिटल
मतलब बना देती है। बाय इशू ऑफ बोनस शेयर्स अपने वहाँ पे सीखेंगे प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट कि कैसे अपने कंपनी प्लॉइंग बैक करके बाय यूटिलाइजिंग द रिजर्व्स बोनस शेयर इशू कर लेती है। तो अल्टीमेटली ये सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है कि लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या है। आपको मैं बता दूं, रिलायंस इतनी बड़ी कंपनी है बट डिविडेंड बहुत कम पे करती है या ना के बराबर पे करती है। ठीक है, इतनी बड़ी कंपनी, तो शेयर होल्डर्स के लिए वेल्थ क्रिएट किया, बोला हाँ शेयर होल्डर्स के लिए वेल्थ क्रिएट होता है। कैसे होता है, तो शेयर होल्डर्स के लिए दो तरीके से वेल्थ क्रिएट किया जा सकता है। नंबर वन, बाय इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ द शेयर्स, शेयर का दाम बढ़ जाए and that price is related with the performance of the company. If the company is performing well, then share price will also go up. If the company is performing down, then the share price will also go down. यानी कि whether it will be southward movement or northward movement, it depends upon the company's performance. कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है, साउथ मूव होगा, नॉर्थ मूव होगा सॉरी, और यदि कंपनी का परफॉर्मेंस खराब है तो साउथ मूव होगा। तो दैट्स वाई ये डायरेक्शन ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा। ऊपर को बोलते हैं अपने क्या, नॉर्थ, और नीचे को बोलते हैं साउथ। सो दैट्स वाई अपने यदि अच्छा कर रही है तो नॉर्थ मूवमेंट होगा, अदरवाइज साउथ मूवमेंट होगा। तो वो बोलते हैं कि जो कंपनी, यदि दूसरे तरीके से कंपनी कैसे शेयर होल्डर्स वेल्थ क्रिएट करती है, तो सेकेंड वे है कि बाय पेइंग द डिविडेंड, डिविडेंड देती है। डिविडेंड मतलब होता है कि कंपनी में आप पैसे लगा रखें और उसके ऊपर आपको डिविडेंड हर बार रेगुलरली देते जा रही है। जैसे कि आप आईटीसी का एग्जांपल ले सकते हैं कि इंडियन टोबैको कंपनी, आईटीसी भी बहुत बड़ी कंपनी है, ये भी कॉन्ग्लोमरेट है, होटल बिजनेस है, इनका सॉफ्टवेयर बिजनेस है टेक्नोलॉजी का, और इनका आपका सिगरेट का बिजनेस है, और आईटीसी का और भी आपके कई सारे बिजनेस हैं। ठीक है, जैसे एफएमसीजी भी आईटीसी का आता है, तो जो कि 13% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है, टोटल रेवेन्यू का 13% एफएमसीजी से आता है। पेपर इन्हीं का, पेपर भी है इसका आईटीसी का, क्लासमेट वाला, आप देखे होंगे, कॉपी भी ये लोग बनाते हैं। तो अपने बोल सकते हैं कि बेसिकली आईटीसी कभी शेयर होल्डर्स वेल्थ कैसे क्रिएट करती है, तो बोलते हैं इनका शेयर प्राइस अप्रिशिएट नहीं करता है जल्दी से, बहुत नीचे ही है, 200 रुपये के आसपास है। तो आज लास्ट 5 ईयर से वहीं पे 200-250 रुपये में ही पड़ा है। बट एवरी ईयर वो लोग डिविडेंड बहुत अच्छा देते हैं, से 6% 7% डिविडेंड दे देते हैं। तो दैट मीन्स कि जिन्हें डिविडेंड चाहिए, दोज हू बिलीव इन द लिक्विड इनकम, सो वो लोग क्या करेंगे, आईटीसी का शेयर लेंगे। जिन्हें डिविडेंड नहीं चाहिए, उन्हें एक साथ बल्क अमाउंट चाहिए इंडोमेंट फंड की तरह, सो दे शुड प्रेफर द रिलायंस इंडस्ट्री। तो ये डिपेंड करेगा कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। हाँ, ये ध्यान रखना, ये इन्वेस्टमेंट का पैरामीटर होता है, अलग अलग लोगों का रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होता है। कुछ लोगों का रिक्वायरमेंट्स है डिविडेंड होता है, तो डिविडेंड को देखकर इन्वेस्ट करते हैं। कुछ लोगों का रिक्वायरमेंट जो होता है वो कंपनी का, बेसिकली अपने बोल सकते हैं कि कंपनी का शेयर एप्रिशिएशन होता है, तो डिपेंड करेगा उसके ऊपर। अब हम लोग इशू ऑफ शेयर्स में आ जाएंगे। इसमें भी थियोरेटिकल पार्ट जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपका क्वेश्चन आ सकता है, उसकी बात करेंगे। ठीक है ना, तो कुछ कॉपी में नोट्स भी लिखेंगे, उसके बाद इसे पढ़ेंगे। अदरवाइज क्या होगा कि अपने सिर्फ सुनते सुनते बोर हो जाएंगे। ठीक है, तो अपने कॉपी में हेडिंग डालो, इशू ऑफ शेयर्स, हेडिंग डालेंगे इशू ऑफ शेयर्स। तो सबसे पहले आप जब शेयर इशू करते हो तो अपने क्या प्रोसेस है वो मैं आपको पहले बता दूं। आज के समय में जो आप बुक्स में पढ़ रहे हो वो सब आउटडेटेड है, और मैं जो प्रेजेंट चल रहा है वो मैं बोलूं तो वो इतना अपडेटेड आपका बुक्स लेगा ही नहीं, आपका मार्क्स कट जाएगा। तो आज के समय में आईपीओ, जैसे आप भी जानते हो कि भाई ऑनलाइन एप्लीकेशन कर दो, 3 दिन के लिए खुलता है विंडो एप्लीकेशन करने के लिए। तो इशू ऑफ शेयर्स का प्रोसेस है क्या, आप समझना। पहले ये पिक्चर आप बना रहे हो जो मैं बता रहा हूं, इधर कंपनी है, ठीक है, ये कंपनी है, और कंपनी को चाहिए फंड, कंपनी फंड, लॉन्ग टर्म फंड चाहिए। तो लॉन्ग टर्म फंड कहां से ला सकती है, थ्रू इशू ऑफ शेयर्स। ये पब्लिक है, ये पब्लिक है, ठीक है, इन्वेस्टर्स
इसे पोटेंशियल इन्वेस्टर्स कह सकते हैं आप। ये पब्लिक है, दे आर पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। समझ में आ रहा है पोटेंशियल इन्वेस्टर्स किसको कहते हैं? पोटेंशियल इन्वेस्टर्स वो होता है जो अल्टीमेटली अपने, बोल सकते हैं पोटेंशियल इन्वेस्टर्स वो होता है जो कंपनी में पैसा लगा सकता है, लगा देगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो दे आर द पब्लिक। तो कंपनी इन पब्लिक से रुपया कैसे कलेक्ट करती है आपको ये पता होना चाहिए, इतना आसान नहीं है। इसे प्राइमरी मार्केट कहते हैं, तो ये भी ध्यान रखना, प्राइमरी मार्केट भी हेडिंग डाल देना, प्राइमरी मार्केट। आप थ्रू स्टॉक एक्सचेंज, यदि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू शेयर खरीदते हैं तो वो सेकेंडरी मार्केट होता है जहां पे दो इन्वेस्टर्स के बीच में ट्रेड होता है। लेकिन प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, कंपनी क्या करती है, कंपनी पब्लिक से पैसे लेती है और फिर रिटर्न नहीं करती है पब्लिक को। कंपनी इशू ऑफ शेयर्स, इक्विटी शेयर्स इशू करके शेयर्स का पैसा रिटर्न तभी करेगी जब कंपनी बंद हो जाए, लिक्विडेट हो जाए और सरप्लस आएगा तो देगी, अदरवाइज नहीं देगी। तो सबसे पहले कंपनी को क्या करना पड़ता है, कुछ कंप्लायंस है उसे करना पड़ता है। कंपनी को जब पब्लिक से रुपया उठाना है तो सबसे पहले उसे आरओसी, उसके बाद आरओसी मतलब रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी के पास, उसके बाद सेबी और उसके बाद आपका स्टॉक एक्सचेंज, इनको उन्हें अप्रोच करना पड़ता है। यानी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में अपना कैपिटल रजिस्टर करना पड़ता है कि भाई मैं इतना कैपिटल मेरा है कंपनी का और मैं पब्लिक से, और वो इंटीमेट करना पड़ता है कि आप पब्लिक से अपने इतना कलेक्ट करेंगे। आरओसी के परमिशन मिलने के बाद आफ्टर गेटिंग द क्लियरेंस नॉड फ्रॉम द आरओसी, सेबी के पास अल्टीमेटली कंपनी रेड हरिंग प्रॉस्पेक्टस फाइल करती है, ठीक है ना। प्रॉस्पेक्टस, ऑफर डॉक्यूमेंट्स जिसे कहते हैं, ऑफर डॉक्यूमेंट्स किसके पास फाइल होता है, सेबी के पास। सेबी पास्ट हिस्ट्री देखने के बाद, कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड देखने के बाद, प्रॉफिट रिकॉर्ड देखने के बाद और ड्यू डिलीजेंस या देने के बाद या कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कंप्लायंसेस देखने के बाद सेबी क्लियरेंस दे देता है कि गो अहेड एंड आप जाइए मार्केट से पैसा उठा सकते हैं। अब मार्केट से आप पैसा उठाएंगे और बोलेंगे हम कभी देंगे नहीं आपको, आप बताओ क्या आप वैसे मार्केट में उस कंपनी को पैसा दोगे? आपका आंसर क्या होगा? आंसर होगा नहीं, मैं वैसे को क्यों पैसे दूंगा जो मेरा रुपया रिटर्न ही ना करे। तो बोलते हैं यस, तब आपको एक ऐसा अरेंजमेंट करना होगा कि वो अपना शेयर यदि लिक्विडेट करना चाहे, कोई कंपनी का मेंबर बन गया है तो वो यदि अपने कंपनी का शेयर बेचना चाह रहा है तो कंपनी के पास ना आए, वो मार्केट में ही बेच ले, क्योंकि समवन वांट्स टू सेल तो समवन वांट्स टू बाय, यानी कि सेकेंडरी मार्केट में वो अपना शेयर बेच पाए और अपने अमाउंट को लिक्विडेट कर पाए। उसके लिए उसे क्या करना पड़ता है, स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर करना पड़ता है। कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर करना पड़ता है, इधर एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म और बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म, यहाँ पर वो रजिस्टर करके और ये फैसिलिटी वो अवेल करा पाएगा इन लोगों को वो फैसिलिटी दे पाएगा। क्या फैसिलिटी? भाई तुम अपने कंपनी का शेयर्स कल को 6 महीने के बाद या साल भर के बाद या 6 दिन के बाद ही यदि तुम्हें लगता है कि बेचना है तो तुम मार्केट में जाओ, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू किसी और इन्वेस्टर से बेच दो। यानी एक्सचेंज ऑफ हैंड होता है सिर्फ एनएससी और बीएसई में। जैसे कि आप बोल सकते हो अमेजन और ये जो आपका फ्लिपकार्ट है, तो ये लोग आपको प्रोडक्ट थोड़ी बेचते हैं, ये लोग तो प्लेटफॉर्म है जो कि बायर और सेलर को मिलाने का काम करते हैं। कुछ प्रोडक्ट ये लोग बेचते हैं, दे आर डूइंग द ब्रांडिंग लाइक दैट you are buying the goods from Amazon or Flipkart, but actually this is not the fact. You are buying the goods from the vendor, और वेंडर कौन है? वो कोई भी हो सकता है जो उस प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर कर रखा है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है ना, ये समझना ठीक से, इसके बाद कंपनी इन तीनों से जब क्लियरेंस नॉड मिल जाता है, क्या मिलता है? क्लियरेंस नॉड। क्लियरेंस नॉड मिलने के बाद क्या होता है, जब मिल जाता है क्लियरेंस नॉड तो ये मर्चेंट बैंकर को अपॉइंट करता है। मर्चेंट बैंकर कौन होता है भाई? मर्चेंट बैंकर बेसिकली इज अ पर्सन
और कंपनी जो बहुत पावरफुल होता है, जिसका फिनेंशियली बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग होता है, जिसका मार्केट में प्रेजेंस बहुत अच्छा है, जो कंपनी को यदि 5,000 करोड़ रुपए की ज़रूरत है तो मार्केट से कलेक्ट करवा के पब्लिक को कन्विंस कर सके, पब्लिक तक उसकी पहुंच हो, जो पब्लिक से ये रुपया दिला सके। तो कंपनी बेसिकली अपना बिजनेस चलाना जानती है, वो थोड़ी पता है कि पब्लिक तक कैसे पहुंचे और रुपया कैसे उठाएं। तो दैट्स वाई वो सारा काम क्या होता है, मर्चेंट बैंकर के पास चला जाता है। एंड मर्चेंट बैंकर इज अ कंपनी और इज अ पर्सन हु इज स्पेशलाइज इन ऑल दीज वर्क। वो ऑलरेडी इस चीज के लिए स्पेशलाइज्ड है, तो मर्चेंट बैंकर ये काम आसानी से कर देता है, जो कि कंपनी के लिए पॉसिबल नहीं है। मर्चेंट बैंकर क्या करता है, अपने अंडर में और लोगों को जोड़ता है, जिसे अपने अंडरराइटर्स कहते हैं। मर्चेंट बैंकर अपने अंडर में अंडरराइटर्स को ज्वाइन कराता है। अंडरराइटर्स का काम क्या होता है, अंडरराइटर्स जो है वो गारंटी देते हैं। किसको, क्या चीज से गारंटी देते हैं? शेयर पब्लिक में बिकवा देने का गारंटी अंडरराइटर्स देता है। अंडरराइटर्स अपने अंडर में, यानी अंडरराइटर भी स्ट्रॉन्ग पर्सन है, बेसिकली वो वही करता है अंडरराइटिंग का काम जिसका खुद का फिनेंशियल बहुत स्ट्रांग हो। यदि पब्लिक नहीं खरीद पाई तो दैट शेयर्स शुड बी परचेज्ड बाय द अंडरराइटर, मतलब अंडरराइटर को खुद खरीदना पड़ेगा। दैट इज अंडरराइटिंग एक एग्रीमेंट है बिटवीन द कंपनी एंड द अंडरराइटर्स, वेयर द अंडरराइटर इज गिविंग फॉर assisting in subscription of certain number of shares among the public. If the shares were not subscribed among the public, then those shortfall should be taken over by the underwriters. So ये हो गया आपका अंडरराइटिंग। अंडरराइटर्स अल्टीमेटली क्या करता है, अपने अंडर में और लोगों को जोड़ता है, ब्रोकर्स को, ब्रोकर्स, सब ब्रोकर्स, इनको जोड़ता है। इनकी संख्या काफ़ी होती है, अंडरराइटर 1, 2 या 3 हो सकते हैं, बट ब्रोकर्स जो हैं उनकी संख्या जो होती है वो लाखों में होती है, लैक्स में ये लोग रन करते हैं। अब ब्रोकर्स की अप्रोच होती है इन लोगों पब्लिक तक, जनरल पब्लिक तक वो ब्रोकर्स पहुंच जाते हैं। ये जनरल पब्लिक तक क्या लेके जाते हैं, तो बोल रहे हैं जनरल पब्लिक तक ये लोग लेके जाते हैं ऑफर डॉक्यूमेंट्स। क्या लेके जाते हैं? ऑफर डॉक्यूमेंट्स। ये सब आपका थ्योरी में क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए आ सकता है। ऑफर डॉक्यूमेंट्स, रेड हरिंग प्रॉस्पेक्टस, रेड हरिंग प्रॉस्पेक्टस पूरा लिख देता हूं। ठीक है, रेड हरिंग प्रॉस्पेक्टस। तो रेड हरिंग प्रॉस्पेक्टस या ऑफर डॉक्यूमेंट्स, दिस इज नथिंग बट व्हाट, इनविटेशन टू ऑफर। ये होता क्या है? इनविटेशन टू ऑफर, निमंत्रण है। क्या चीज का निमंत्रण है? ऑफर देने के लिए। ये बोला जा रहा है कि आपको मैं निमंत्रण दे रहा हूं कि आप ऑफर दीजिए। कैसा ऑफर? कि आप कंपनी का शेयर होल्डर बनना चाहते हैं। मतलब ये कानून कहता है कि आप डायरेक्टली किसी को नहीं बोलो तुम शेयर मेंबर बन जाओ, वो बोलता है कि आप अप्लाई करो मेंबर बनने के लिए। दोनों में तो डिफरेंस है ना। एक मैंने बोला किसी को आप मेंबर बन जाओ, अगला बोला हम तैयार हैं, तो आप फिर ना कैसे करोगे? और ऐसा हो कि मैं सामने वाला को बोलूं कि मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं कि आप इनविटेशन ऑफर डालिए, अप्लाई करिए कंपनी का मेंबर बनने के लिए। जब आप अप्लाई करेंगे तो कंपनी के पास अल्टीमेटली पावर है, वो इन लोगों को सेलेक्ट करेगी कि नहीं करेगी, ये कंपनी डिसाइड करेगी। अलॉटमेंट इनको देगी कि नहीं देगी, इन्हें मेंबर बनाएगी कि नहीं बनाएगी। ऑल दीज शुड बी डिसाइडेड बाय द बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करता है। तो ऑफर डॉक्यूमेंट्स, रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस अल्टीमेटली ब्रोकर्स के थ्रू कहाँ पहुंचता है? आप समझ गए, इसके थ्रू आम पब्लिक के पास पहुंचता है। ठीक है, आम पब्लिक जो है, तो दिस जनरल पब्लिक जो है वो फिर क्या करती है भाई, ये लोग ऑफर डालते हैं। ऑफर, तो ये भी आपको समझ के रखना है, ऑफर कौन देता है? ऑफर ये लोग डालते हैं। यानी कि ये जो जनरल पब्लिक आपको दिखाई दे रहे हैं ना, दे आर पुटिंग द ऑफर कि भाई वो कंपनी का क्या बनना चाहते हैं, वो कंपनी का अल्टीमेटली मेंबर बनना चाहते हैं। तो ये जो ऑफर है
ये अपना आगे क्या होगा, ये ऑफर अल्टीमेटली इसके ऊपर एक मीटिंग होता है इधर से कंपनी के तरफ से, बीओडी कंपनी की तरफ से एक मीटिंग होगी, दैट इज कॉल्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एंड बीओडी की मीटिंग में ये डिसाइड होगा कि भाई इस ऑफर को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। तो ये दो ऑप्शन होते हैं, दोनों में से कोई एक हो सकता है। एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड होने का मतलब हुआ कि शेयर्स इन्हें दिया जाएगा, दे बिकम्स द मेंबर। और रिजेक्टेड, तो रिजेक्टेड का मतलब क्या होता है कि इन्हें नहीं दिया जाएगा। मैं आपको दिखा दूं, एक अभी मैंने हाल फिलहाल में मैप माई इंडिया बोल के एक आईपीओ आया था, वो रिफंड हो गया, मतलब कि आपको शो करता हूं, आप समझ पाएंगे किस तरीके से रिजेक्शन लेटर आता है। ठीक है, तो ये दिखा रहा हूं प्रैक्टिकल, थोड़ा सा देखो बेटा क्या होता है। यह डिलीट कर दिया मैंने, ओह लग रहा नहीं आया तो मैं उसे डिलीट ही कर दिया मेल को। ठीक है, तो ये नहीं है मेरे पास, नहीं है, मैंने अप्लाई कर रखा था, मैं सोचा दिखा दूंगा बट है नहीं मेरे पास। ठीक है, तो दैट मीन्स कि मैंने क्या किया, वो मैंने डिलीट कर दिया। तो दैट इज द, यहाँ पर ऑफर आने के बाद बीओडी विल टेक द एक्शन ऑफ एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन, वो उनके पास होता है। ठीक है, तो ये एक बेसिक बात है, आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस आया तो आप आंसर कर पाएंगे। ये प्रोसेस ऑफ इशू ऑफ शेयर्स हो या इशू ऑफ डिवेंचर्स हो या आपका कोई भी सिक्योरिटीज इशू जब किया जाता है तो जरा सा स्लाइटली चेंज होके ये बाकी सब चीज़ यही रहता है। अब आपके ऊपर इसी में सारा चीज़ कहानी आएगा कि अल्टीमेटली क्या है, आरओसी से हमें क्या रजिस्टर करना पड़ता है, तो कैपिटल रजिस्टर करना पड़ता है, क्लियरेंस नोट शुड बी टेकन विद द आरओसी। फिर आपको सेबी के पास रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस फाइल करना पड़ता है बेस्ड अपॉन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपका सेबी जो है उसे क्लियरेंस नोट देता है एंड देन आपका स्टॉक एक्सचेंज के में रजिस्टर करना पड़ता है। वाई कि आपका जो कंपनी शेयर का लिक्विडिटी के लिए कि इफ समवन वांट्स टू सेल द शेयर्स दे विल बी इजीली एबल टू सेल इन द मार्केट एंड गेट द कैश। तो उसके लिए अल्टीमेटली स्टॉक एक्सचेंज में उसे रजिस्टर करना पड़ता है। और पूरा आपने फ्लो चार्ट में देख लिया कि मर्चेंट बैंकर अपॉइंट होता है, मर्चेंट बैंकर अल्टीमेटली अंडरराइटर को अपॉइंट करता है, अंडरराइटर ब्रोकर्स को, ब्रोकर्स क्या होता है लोगों तक पहुंचते हैं और वो ऑफर डॉक्यूमेंट्स डालते हैं, ऑफर डॉक्यूमेंट्स को रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस बोलते हैं। वो इन्विटेशन होता है टू द पब्लिक कि भाई आप कंपनी में अप्लाई करो, कंपनी में ऑफर डालो। तो कंपनी में ऑफर कौन डालता है, पब्लिक डालता है। फिर पब्लिक का डिसीजन लिया जाता है कि उसे कंपनी का मेंबर बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा। इफ द कंपनीज ऑफर इज एक्सेप्टेड देन दिस बिकम्स द मेंबर बन जाता है, शेयर होल्डर बन जाता है, उसे एक्सेप्टेड बोलेंगे। और रिजेक्टेड होने से एप्लीकेंट को वापस कर दिया गया। दैट इज बेसिकली अपने बोल सकते हैं कि ये है आपका पूरा इशू ऑफ शेयर्स। बोलो मैं यहीं पर बोलूं इशू ऑफ अदर सिक्योरिटीज भी होगा तो यही प्रोसेस होता है, देयर विल बी द स्लाइटली चेंज। तो एनीवे अपने यहाँ पर इशू ऑफ शेयर्स का पूरा प्रोसेस समझ लिए। फिर अपने बुक पर आएंगे कि बुक क्या बोलता है भाई। हाँ जी, अब ये शेयर कैपिटल हमें समझा रहा है कि शेयर कैपिटल क्या होता है। अब मैं इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, समझा कर आपको मार्क करा दूंगा कि क्या है। पहले समझो शेयर कैपिटल, बेसिकली इसमें कई पार्ट होते हैं, ऑथराइज कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल, इशूड कैपिटल। ठीक है, इशूड कैपिटल मतलब हो गया जो आपने इन्विटेशन डाला उसको इशूड कहते हैं। सब्सक्राइब्ड कैपिटल जो पब्लिक ने आपकी कंपनी में मेंबर बनने के लिए ऑफर डाला उसको सब्सक्राइब्ड कहते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली यहाँ पर सब्सक्राइब्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल वो हो गया जो कंपनी इशू करना चाहती है या इशू कर दी। फिर पेड अप कैपिटल होता है जो कंपनी ने कैपिटल के ऊपर जितना अमाउंट रियलाइज कर लिया। कॉल्ड अप कैपिटल वो होता है जो कंपनी ने डिमांड किया कि हाउ मच मनी इज रिक्वायर्ड ऑन ईच शेयर।
से 10 रुपए का शेयर है बट कंपनी डू नॉट रिक्वायर्ड राइट नाउ 10 रुपीज एट ए टाइम, तो कंपनी ने उसे इंस्टॉलमेंट सिस्टम कर दिया कि 10 रुपए का शेयर है ना, तो पहले आप मुझे 5 दो, फिर 2 दो और फिर 3 रुपीज़ दो, 3 इंस्टॉलमेंट कर दिया, 5 2 3। तो बोलते हैं उस केस में आपको जो कॉल्ड अप कैपिटल है वो जितना मांगा गया है पे करने के लिए, जितना डिमांड किया गया विद इन दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड, उसको अपने बोलेंगे कॉल्ड अप। पेड अप हो गया जितना मिल गया। अनकॉल्ड अप जो अभी तक डिमांड रेज नहीं किया गया, यही है बेसिक। ये बचपन में आपने पढ़ा है, इतना इससे मुझे अधिक बताने की जरूरत नहीं है, मैं आपको ऐसे समझा भी दे रहा हूँ, आप नंबर से समझो। सपोज कर लो कंपनी को एक शेयर का दाम उसने 100 रुपए रखा, 100 रुपए में उसने देखा कि 100 रुपीज इज वेरी डिफिकल्ट टू पे कलेक्ट फ्रॉम द शेयर होल्डर्स। एक जमाना था कि शेयर 100 रुपए का होता था, अभी तो एक जमाना है अभी 1 रुपए का एक शेयर होता है, तो 100 रुपए का शेयर होता था और वो 100 रुपए भी लोग देना नहीं चाहते थे। क्या चीज में मतलब एक साथ, इतनी खराब स्थिति थी। आई एम टॉकिंग अबाउट द ईयर 80s और 90s की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो 90s में ऐसा स्थिति था। तो 1990 में जब इन्फोसिस की लिस्ट IPO आई, इनिशियल पब्लिक ऑफर, पहला बार जब आता है कोई भी कंपनी पहली बार मार्केट में आके जब कैपिटल मार्केट में पैसे उठाते हैं तो उसे इनिशियल पब्लिक ऑफर बोलते हैं। इनिशियल माने पहली बार, पब्लिक से ऑफर दे रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं पब्लिक को, उसको IPO बोलते हैं। दोबारा जब आए तो उसे FPO बोलते हैं, सो फॉलो ऑन पब्लिक इशू, दैट इज कॉल्ड FPO। तो यहाँ पर जब 100 रुपया पहले था तो आप वही एग्जाम्पल रखो, इट्स अ डिफिकल्ट टू गिव 100 रुपीज एट ए टाइम। एट दैट टाइम इंडियंस डू नॉट हैव सच परचेजिंग पावर, जो आज है उनके पास वो उस समय नहीं था। अभी तो भाई परचेजिंग पावर भी बढ़ गया, स्पेंडिंग पावर भी बढ़ गया, इनकम भी बढ़ गया, सब चीज़ बढ़ा, महंगाई काफ़ी ऊपर आया। तो कंपनी बोलती थी ठीक है इसे आप ऐसे दो, मुझे 3 इंस्टॉलमेंट कर दो, 100 रुपीज़ को ना आप मुझे ऐसे करके दो, 40 पहले दे दो, फिर 30 दे दो और फिर 30 दे दो। 3 इंस्टॉलमेंट में कंपनी मांगती थी। तो कंपनी भी क्या करती थी, अब ये 300 रुपए या 100 करोड़ हो तो कंपनी को ये मान लो कंपनी को 100 रुपए चाहिए, कंपनी का प्रोजेक्ट है कि 500 रुपए उसे टोटल चाहिए, एक एग्जाम्पल लो। तो कंपनी क्या करती है ना, सबसे पहले 500 रुपए का प्रोजेक्ट तैयार करती है कि टोटल उसे 500 रुपए चाहिए। राइट ना उसे 100 रुपए ही चाहिए, 100 रुपए लोग देने को तैयार नहीं है तो उसे इंस्टॉलमेंट कर देती है। तो कंपनी क्या करती है, जो उसे नियर टर्म में फंड की रिक्वायरमेंट होती है उसे वो टोटल रुपए को रजिस्टर करवा लेता है विद ROC, तो उसे रजिस्टर्ड कैपिटल कहते हैं। अब 500 रुपए उसे टोटल चाहिए बट एक आदमी के लिए ये 500 रुपए दे पाना इजी नहीं है, काफ़ी बड़ा अमाउंट हो जाए यदि 500 करोड़ हो तो कंपनी क्या करती है, 500 करोड़ को क्या करती है, 500 करोड़ को 100 रुपए से डिवाइड कर देती है। एक शेयर का कीमत 100 रुपए है मान लो, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो जाएगा, 5 करोड़ शेयर्स हो जाएगा। 50 करोड़ शेयर होगा, 5 करोड़ शेयर्स होगा ऑफ ₹100 ईच, तो 5 करोड़ शेयर्स हो गया ऑफ 100 ईच। कंपनी को अभी 5 करोड़ शेयर इशू करने की जरूरत नहीं, बिकॉज कंपनी डू नॉट रिक्वायर्ड दिस मच ऑफ फंड एट ए टाइम। तो कंपनी को चाहिए क्या, सिर्फ और सिर्फ अभी 1 करोड़ रुपए, टोटल 500 करोड़ है ना, तो टोटल कंपनी को अभी चाहिए से 10 करोड़ चाहिए। तो ऑब्वियस है कि कंपनी या 100 करोड़ चाहिए, ऐसे समझो इजी रखने के लिए अपने इसे 100 करोड़ कर देते हैं। तो यदि कंपनी को 100 करोड़ चाहिए आउट ऑफ 500, तो कंपनी ने क्या किया, इसे ऑथराइज करवा लिया, रजिस्टर करा लिया। होता है ना भाई, मेरा नंबर लगा के रखिए मैं आ रहा हूँ अभी, ऐसे हम लोग इंडिया में हैबिट है। तो नंबर लगा दिया, कंपनी ने 500 करोड़ का रजिस्ट्रेशन करा लिया क्योंकि उसे नियर टर्म में 500 करोड़ की रिक्वायरमेंट्स है। लेकिन उसने अभी फॉर द टाइम बिंग भाई एक्सेस कैपिटल लेके कंपनी करेगी क्या, कंपनी एक्सेस कैपिटल नहीं रखना चाहती अपने पास। तो कंपनी ने क्या किया कि उसे स्प्लिट कर लिया कि अभी मुझे 100 करोड़ ही चाहिए। हमने रजिस्टर करा के प्रोविजन करके रख लिया ताकि बार बार मुझे ROC के पास नहीं जाना पड़े। इसके लिए उसने 500 करोड़ का रजिस्ट्रेशन करा लिया और उस 500 करोड़ में अभी 100 करोड़ की जरूरत है। तो उसे अपने क्या बोलेंगे, कंपनी को जो ऑफर दिया
उसे अपने इशूड कैपिटल बोलते हैं कि भाई मुझे 100 करोड़ चाहिए, तो 100 करोड़ बिकम्स द इशूड कैपिटल। अब 100 करोड़ भी तोड़ तोड़ के चाहिए, 40 करोड़ पहले चाहिए, तो उस केस में अपने उसे कॉल्ड अप, पेड अप ऐसे बोलेंगे अलग अलग समय पर। जैसे 100 रुपये में अगला मुझे 40 दे दिया, तो पेड अप कैपिटल इज 40। मैंने 100 रुपये पूरा डिमांड कर लिया, 40 भी मांग लिया, 30 भी मांग लिया और ये 30 भी मांग लिया, तो उसने 40 दे दिया, ये 30 दे दिया, ये फेल कर दिया। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि आपका 40 + 30 + 30 टोटल 100 इज द कॉल्ड अप, बट पेड अप इज 70। पेड अप इज 70। पूरा 100 मैंने मांगा, कॉल्ड किया, but only realize 70, so 30 is on uncalled up capital, 30 is uncalled up capital, so ये ध्यान रखेंगे। अब पढ़ देते हैं, आपके लिए सुविधा है, पढ़ के आपको पूरा समझ में आ जाएगा है क्या। देखो, नॉमिनल और ऑथराइज कैपिटल, ध्यान रखना इट इज रजिस्टर्ड कैपिटल, ठीक है। ये कैपिटल क्लॉज में मेंशन करना पड़ता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। देखते हैं लैंग्वेज है कि नहीं। द अमाउंट ऑफ कैपिटल with which the company intends to be registered is called registered capital. It is the maximum amount which the company is authorized to raise by way of public subscription. There is no legal limit on the extent of the amount. मतलब वो बता रहा है, लेकिन काम का बात नहीं बताया कि आपका ये कैपिटल क्लॉज में मेंशन होना चाहिए। तो ऑथराइज कैपिटल कहाँ पे मेंशन होता है, ये बात इस बुक में है नहीं, तो आप ये बात यहाँ पर लिख लेंगे कि कहाँ पर मेंशन होता है। स्पेसिफाइड इन कैपिटल क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, MOA। ये चीज मेंशन होता है कैपिटल क्लॉज ऑफ MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। और बाकी जो बातें लिखा है वो सब सही है, उसमें कोई कमी नहीं है, ये भी होना चाहिए था, मैंने वो मेंशन कर दिया। नेक्स्ट है नंबर 2, इशूड कैपिटल। मैंने बताया भाई 500 करोड़ मैंने रजिस्टर करा लिया, मुझे तो 100 करोड़ ही चाहिए जो हम पब्लिक को ऑफर दे रहे हैं। तो देख लीजिए, that part of authorized capital which is offered to the public for subscription is called issued capital। जो हम पब्लिक को ऑफर दिए उसे issued कहते हैं। सब्सक्राइब्ड, जो पब्लिक ने ऑफर दे दिया हमें, उसको सब्सक्राइब्ड कहते हैं। तो is that part of issued capital which is subscribed among the public, that part of issued capital for which application are received from the public। पब्लिक से जिसके लिए एप्लीकेशन मिल गया उसको अपने सब्सक्राइब्ड कैपिटल कहेंगे। कॉल्ड अप कैपिटल, भाई कॉल्ड अप क्या है? द अमाउंट ऑन द शेयर्स विच इज एक्चुअली डिमांडेड बाय द कंपनी टू बी पेड इज नोन एज, जो डिमांड किया गया, मैंने आपको बताया है डिमांडेड बाय द कंपनी। जो कंपनी ने डिमांड किया कि भाई मुझे इतना रुपया दे दो, से फॉर एग्जांपल कंपनी ने डिमांड कर लिया था 2 इंस्टॉलमेंट, तो कंपनी ने 70 करोड़ का डिमांड किया या 100 करोड़ का डिमांड किया, बट कंपनी को मिला ही नहीं अभी तक, उसमें से 70 करोड़ सिर्फ मिला, उसे अपने कॉल्ड अप कहते हैं। पेड अप कैपिटल जो मिल गया, ठीक है। तो ये था आपका, ये भी थ्योरी मत समझिएगा, सम्स जब होगा तो वहाँ पर भी इसका यूज आ जाएगा, हम लोग इसे वहाँ पर भी यूज़ करेंगे जब अपने क्या करेंगे, बेसिकली जब अपने सम्स करेंगे। कॉल्ड अप, पेड अप ये वहाँ चाहिए होगा, तो ध्यान रखिएगा वहाँ पे ये काम आने वाला है। सो नेक्स्ट अपने जब अब जो थ्योरी है उसके तरफ मूव करते हैं, तो अगला पार्ट क्या है? इशू ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर सिक्योरिटीज़। एप्लीकेशन फॉर्म इशू करने का ये रूल्स है जो आप पढ़ लेना, इसमें ऐसा एज सच कोई मेरे को नहीं लगता है भाई ऑफर डॉक्यूमेंट्स के साथ होना चाहिए। जो मैंने रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस की बात की वो आप जब भी एप्लीकेंट्स को दें, इन्विटेशन जब दे रहे हैं तो उस समय आप उसे
खाली हाथ ना दे, ऑफर डॉक्यूमेंट्स पूरा डिटेल्स कंपनी का जो होता है रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस वो दे। रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस बोलिए या ऑफर डॉक्यूमेंट्स बोलिए, उसे बोलते हैं। ये सेक्शन 33 में ये बात मेंशन किया हुआ है कंपनीज एक्ट का, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे कि सेक्शन 33 के अंदर में बात मेंशन किया हुआ है। रिफंड ऑफ एप्लीकेशन मनी का रूल्स याद रख लेना कि यदि मान लेते किसी रीज़न से अपने यदि अलॉटमेंट नहीं हो पाता है तो बोलते हैं इन दैट केस द कंपनी शुड रिफंड द मनी विद इन 15 डेज। विद इन 15 डेज, 15 दिनों के अंदर रिफंड करना बनता है। और यदि नहीं कर पाई तो विथ इंटरेस्ट रिफंड करना पड़ेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 15% पर एनम है, ध्यान रखना। 15 का कैलकुलेशन। रिफंड शुड बी मेड विद इन 15 डेज फ्रॉम द क्लोज ऑफ द इशू। एंड आपका किसी रीजन से यदि नहीं अलॉटमेंट हुआ तो रिफंड 15 दिन में करना। आजकल बहुत फास्ट है, रिफंड बहुत पहले ही हो जाता है। आजकल तो असबा सिस्टम ऑफ शेयर एप्लीकेशन आ चुका है, यानी कि आपसे रुपया डिडक्ट ही नहीं होता, आपका केवल फंड ब्लॉक कर देता है आपके अकाउंट में। तो ये आज के समय में अपने बोल सकते हैं कि ये सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी है। लेकिन ठीक है, रूल्स वाइज है, बुक्स में है, अभी भी लॉ में है, तो आप पढ़ रहे हो, एग्जाम में आ सकता है, बट प्रैक्टिकली अभी ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। आगे अपने बात कर रहे हैं कि भाई 15% वाला बात ढूंढ के कहीं मार्क कर लेंगे, कहाँ पर है। सेल रीपेड विद इन अ पीरियड ऑफ 15 डेज, 15 दिन, 15 डेज। एंड साथ में और क्या है भाई, विथ इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15% पर एनम, ठीक है ना। यदि डिफॉल्ट हुआ तो डिफॉल्ट होने पे क्या होगा, इन केस ऑफ डिफॉल्ट होने पे क्या होगा, इन केस ऑफ डिफॉल्ट इंटरेस्ट रेट कितना एप्लीकेबल है, 15% पर एनम। ये बुक में ही गंदगी कीजिए, आपको कोई कॉपी में अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। साथ में एक बात और बोल रहा है, जिस बैंक अकाउंट में रुपया, जिस अकाउंट से रुपया आपके मतलब एप्लीकेशन अकाउंट में रुपया आया है उसी अकाउंट में रिफंड करना है, हमने किसी दूसरे अकाउंट में नहीं दे सकते हैं। जहां से आया सोर्स जो है वही डेस्टिनेशन होना चाहिए, ये बात बोल रहा है। साथ में अब अपने अलॉटमेंट प्रोसेस का बात अपने ऑलरेडी बात किए थे कि अलॉटमेंट बीओडी की मीटिंग होती है, तो ये रीडिंग कैटेगरीज का है, आप निकाल देंगे। और एप्लीकेशन जब लिया जाता है तो रूल्स है कि मिनिमम 5% हमें जो नॉमिनल कैपिटल है उसका 5% जो है वो हमें उसका चाहिए होता है, ठीक है। यहाँ पर 5% एप्लीकेशन मनी चाहिए। आई डोंट थिंक कि अब ये रेलिवेंट है, आपसे पूछेगा। आज के समय में फुल एप्लीकेशन मनी आता है भाई, विथ प्रीमियम एक ही इंस्टॉलमेंट होता है। आज के समय में तो जमाना ही गया कि इंस्टॉलमेंट में ले रहा है, बट फिर भी आपका आज के समय में रूल्स वाइज पढ़ेंगे तो 5% का क्राइटेरिया अप्लाई होता है, ये ध्यान रखेंगे। 5% का कहीं ना कहीं मेंशन होगा, अब ये पढ़ना पड़ेगा कहाँ पर है, ये पॉइंट नंबर 2 में दिख रहा है मुझे। द अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन ऑन एवरी सिक्योरिटी शैल नॉट बी लेस देन 5% of the nominal amount of security or such other percentage or amount as may be specified by the Securities and Exchange Board of India by making regulations in this behalf। तो और भी कोई अमाउंट हो सकता है, बट 5% मिनिमम क्राइटेरिया है कि 5% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू, यानी शेयर का दाम यदि 100 रुपये है तो मिनिमम 5 रुपये एप्लीकेशन मनी होना चाहिए। अब 5 के ऊपर कुछ भी हो सकता है, 10, 20, 50, 100, वो कुछ भी हो सकता है, बट मिनिमम 5 रुपये एप्लीकेशन मनी होना चाहिए, ये बात यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। आपके एमसीक्यूज पैटर्न क्वेश्चंस के लिए ये सब चीज़ मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कि हाँ ये आपको ऐसा करना चाहिए। और आपका कॉल ऑन शेयर जो किया जाता है, एक कॉल से मतलब इंस्टॉलमेंट जो कलेक्ट करते हैं तो मिनिमम 1 महीने का गैप होना चाहिए 2 इंस्टॉलमेंट के बीच में, ठीक है ना। 1 महीने का गैप होना चाहिए 2 के बीच में। पढ़ते हैं कहाँ पे है, मेंशन ही नहीं किया है। तो एनीवे 1 महीने का गैप होना चाहिए मिनिमम, ये ध्यान रखेंगे, 1 मंथ गैप है।
5% का बात बोला है बट गैप का बात नहीं किया। अभी अपने कॉपी में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अपने करेंगे, ठीक है। तो कॉपी में आ जाइए फटाफट से, और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इशू ऑफ शेयर्स के लिए कर रहे हैं अपने, तो हेडिंग डाल दीजिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। देखो यदि मैं आपको एक बात बताऊं, पहले जनरल, यदि आपको जनरल व्यू आता है तो कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंस्टॉलमेंट सिस्टम भी आपको आता है। मैं पहले एक जनरल व्यू लिख रहा हूं, आप भी लिख रहे हैं जनरल व्यू। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बाद में करेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का ही हिस्सा है, ये लॉजिक समझा रहा हूं, यदि आपको समझ के करना है तो। जनरल व्यू क्या होता है? व्हेनेवर वी आर इन्वेस्टिंग बिजनेस, एक सोल प्रोप्राइटर जब अपने बिजनेस में रुपया डालता है तो जनरल एंट्री क्या होता है? 100 रुपये उसे डालना है। अब उसकी मन मर्जी होती है कि वो सोल प्रोप्राइटरशिप है, वो जब चाहे जितना चाहे डाल सकता है, जितना चाहे निकाल सकता है, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, तो कोई उसके ऊपर बंदिश नहीं है। तो पहला इंस्टॉलमेंट वो डालता है, मान लो बैंक के थ्रू ही डाल रहा है, बैंक में रुपया डिपॉजिट किया बिजनेस अकाउंट में, तो बैंक बैलेंस ऑफ द बिजनेस विल गो अप, इसलिए बैंक डेबिटेड से 50 रुपीज उसने डाला तो बैंक डेबिटेड। एंड जिसने डाला है, मान लो उस पर्सन का नाम है सैम या सिड या सैम, जो आपका, तो अपने बोलते हैं सैम्स कैपिटल। ये होता है नॉर्मल एंट्री, बैंक डेबिटेड एंड कैपिटल क्रेडिटेड, ये होता है नॉर्मल जनरल एंट्री। बिजनेस में ये एंट्री मान लो अपने बोले कि ऐसा उसने 3 बार डाला, कभी 50, कभी 40, कभी 10, तो आप बताओ यदि उसने 3 बार डाला तो क्या होगा? 3 बार डाला तो अपने ये एंट्री 3 बार कर देते हैं, ऐसा है ना, ऐसा एंट्री अपने 3 बार कर देते हैं, ये लो। लेकिन अमाउंट तीनों का अलग अलग रखते हैं ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। पहला बार 50 डाला, दूसरी बार उसने 30 डाला, और थर्ड टाइम उसने 20 डाला। सोल प्रोप्राइटरशिप में ये एंट्री जो हम लोग कर रहे हैं, ये सोल प्रोप्राइटरशिप में है। 100 रुपए डालना था, टोटल आपको 100 डालना था, टोटल 100 का इन्वेस्टमेंट था। भाई 3 बार डाला, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, कंप्लायंस कुछ है नहीं सोल प्रोप्राइटरशिप में, तो अल्टीमेटली कोई प्रॉब्लम नहीं आया। लेकिन कंपनी में बहुत सारा फॉर्मेलिटीज है, कोई भी आके उठाकर पैसा लाके कंपनी में कैपिटल डाल देगा, ऐसा होगा नहीं, बहुत कंप्लायंसेस बहुत है, तो गवर्नेंस फॉलो करना पड़ता है, यू हैव टू कंप्लाई विद द रूल्स। तो यहाँ पर कंपनी में पहले एप्लीकेशन आता है, मतलब कि ऑफर डालता है जो पब्लिक है, फिर डिसीजन लिया जाता है। पिक्चर याद करो जो मैंने यहाँ पे पढ़ाया था, तो पहले यहाँ से ऑफर आता है, ऑफर पब्लिक डालती है, फिर वो उसे एक्सेप्ट किया जाता है तो उसे लेटर ऑफ अलॉटमेंट देते हैं, और यदि रिजेक्ट कर देते हैं तो उसे डिक्लाइन कर दिया गया, एंड उस केस में वो कंपनी का मेंबर नहीं बनेगा, और ओनली द मेंबर्स कंट्रीब्यूशन शुड बी टेकन टू द कैपिटल। तो दैट्स वाई यहाँ थोड़ा प्रोसेस लंबा है, बट कुछ अलग नहीं है, जो सोल प्रोप्राइटरशिप में हो रहा है वही हो रहा है, आपको मैं दिखा रहा हूँ। मान लो किसी को कंपनी में कैपिटल डालना है, तो पहले वो कंपनी में ऑफर डालेगा, क्या डालेगा भाई, जनरल एंट्री क्या होगा, तो वो एंट्री करेगा पहले बैंक अकाउंट डेबिटेड, देखना वो क्या एंट्री कर रहा है, बैंक अकाउंट डेबिटेड 50 रुपीज़ वो दे रहा है, और बोल रहा है कि भाई मैं कंपनी का शेयर लेना चाहता हूँ, कंपनी का मेंबर बनना चाहता हूँ। अभी तक वो शेयर होल्डर बना नहीं है, तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्या बोलते हैं? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो ये एप्लीकेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग एप्लीकेंट्स। तो आप ये एंट्री कर दिए बैंक डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग एप्लीकेंट्स को। अभी ये एंट्री करने के बाद फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इनको बोल दिया ठीक है अब आप लोग मेंबर बन गए। तो उस केस में क्या होता है, ये जो एप्लीकेंट्स का स्टेटस है वो कैंसिल होगा, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड कितने से, तो बोलते हैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड विथ 50, एंड
शेयर कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एंट्री बना, आप ठीक से देखो अपने लोग यहाँ किए क्या। नेट एंट्री क्या है वो देख लो आप। नेट एंट्री क्या है अपना, नेट एंट्री आपको मैं मिटा दूं, शेयर एप्लीकेशन कट गया तो आप देखिए बैंक डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, सॉरी मैं गलत काट दिया, ये कटना चाहिए, पहले ये 50 लिख दूं मैं, और कटना कौन चाहिए वो देखो, तो कटना ये चाहिए था शेयर एप्लीकेशन डेबिटेड एंड शेयर एप्लीकेशन क्रेडिटेड। तो नेट एंट्री क्या है आप बताओ, बैंक टू शेयर कैपिटल। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में एंट्री क्या होता है, बैंक टू कैपिटल, कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में क्या होता है, बैंक टू शेयर कैपिटल। तो डिफरेंस तो कुछ है ही नहीं ना, यहाँ पे भी तो वही एंट्री आ रहा है, बट यहाँ डायरेक्टली नहीं पॉसिबल है, यहाँ मनमाना नहीं चलेगा। यहाँ पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको कंपनी में एप्लीकेशन लगाना पड़ेगा, देन कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करेंगे कि शेयर्स देना है या नहीं देना है। ये पूरा का पूरा मामला बोर्ड का है, बोर्ड को लगता है कि दे दो तब वो दे देंगे और आप कंपनी के में ये बन जाएंगे शेयर होल्डर, और तब जाकर आप एप्लीकेंट्स के स्टेटस से कैंसिल होके आप मेंबर बन गए। तो दैट्स वाई मेरे को जो दिखाई देता है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि अल्टीमेटली प्रोसेस एंट्री वही होता है, बट यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ों को एक एक स्टेप लेकर, मतलब बोलते हैं ना कॉशियस स्टेप है, मैंने हर एक स्टेप पे पूछ पूछ के करना है कि इसे कैपिटल बनाऊं या नहीं बनाऊं। ठीक है, अभी आप रखो इसे, आप एप्लीकेंट्स के स्टेटस में आओगे, एक बार एप्लीकेंट्स का स्टेटस खत्म होगा तब जाके आपका शेयर कैपिटल के स्टेटस में जाएगा। वैसे ही जब नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट मान लो 30 रुपीज़ का अगला को देना है तो 100 रुपये ही कंपनी को लेना है, बट 30 रुपीज़ इस बार ना, पहले कंपनी उन्हें नोटिस भेजेगी कि डियर शेयर होल्डर्स अब आपको ये आपको 30 रुपीज़ देना है। तो जब हम किसी को नोटिस भेजते हैं ना तो उसको अपना एसेट बना लेते हैं, डेटर बना लेते हैं, एसेट बना लेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं शेयर कॉल, शेयर अलॉटमेंट के नाम से बोलते हैं, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 30 से, एंड जो रुपया मुझे मिलेगा दैट विल बी क्रेडिटेड टू विच अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। मुझे 30 रुपीज़ अगला, अब वो मेंबर बन चुका है, तो अब जो भी मैं मेंबर से मांग रहा हूँ कि भाई 30 रुपीज़ आप मेंबर प्लीज़ मेंबर मुझे 30 रुपीज़ दो, तो वो क्या चीज़ के लिए दे रहा है भाई, वो भी तो पूछेगा ना कि फॉरवर्ड, तो बोला 30 रुपीज़ आपका कैपिटल देना बाकी है इसीलिए। तो एंट्री ये बना, मैंने अपना एसेट्स बढ़ाया विथ 30 रुपीज़, कंपनी बढ़ाया 30 रुपीज़ से अपना एसेट्स, क्योंकि उसे मेंबर से 30 मिलेगा, और एट द सेम टाइम शेयर कैपिटल यानी कि कंपनी में वो कैपिटल लाइबिलिटीज बन जाएगा 30 रुपीज़ से। तो एंट्री ये बना, शेयर अलॉटमेंट डेबिटेड एंड शेयर कैपिटल क्रेडिटेड, राइट। अब अपने बात करें इसके आगे यदि, तो इसके आगे क्या है, तो बोलते हैं इसके आगे आपका एंट्री ये होगा कि अब अपने यहाँ पर शेयर अलॉटमेंट जो हम लोग डेबिट कर रखे हैं, शेयर अलॉटमेंट जो अपने लोग यहाँ पर डेबिट कर रखे हैं, तो डेटर एसेट्स बनाए थे, अब एसेट्स का रुपया मुझे मिल जाएगा। तो यदि मुझे मिल जाता है तो एंट्री क्या होगा, एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड, और मेरा एसेट्स से कलेक्शन हो गया तो मेरा एसेट्स डिक्रीज हो जाएगा, तो एसेट्स को मैंने क्रेडिट कर दिया 30 रुपीज़ से। ये 30 रुपीज़ का भी आप एंट्री ठीक से यदि नोटिस करेंगे तो यू विल फाइंड द रिजल्ट कि शेयर अलॉटमेंट मैंने पहले डेटर बनाया, उस डेट एसेट्स बनाया या डेटर बनाया, वो डेटर कैंसिल। नेट एंट्री क्या है आप देख सकते हो, नेट एंट्री आपका बैंक डेबिट हुआ 30 से और शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ 30 से। प्रोसेस केवल अलग हुआ कि पहले अपने उसे क्या बनाए, पहले उसे नोटिस दिए, एसेट बनाए, डेटर बनाए, और फिर डेटर से कलेक्शन किए। तो ये कंपनी में और सोल प्रोप्राइटरशिप में मुझे कोई ज़्यादा फर्क नहीं दिखता है, केवल डिफरेंस इसी चीज़ क्या है कि एक जगह आप भी ऐसे ही नोटिस मतलब लिख रहे हो, मतलब आप कोई ऐसा नहीं है कि आप कट नहीं करोगे, आप भी एक सिंगल लाइन से कट करोगे, आप एग्जैक्टली कॉपी कर रहे हो ताकि आपको ये लॉजिक ध्यान रहे कि भाई ऐसा नहीं है मुझे एंट्री याद करने की ज़रूरत नहीं, अपने एंट्री याद नहीं करेंगे, एंट्री अपने क्या कर रहे हैं कर रहे हैं, ठीक है ना।
एंट्री को करना है, अपने को याद नहीं करना, लर्न नहीं करना है, अपने को एंट्री समझ के करना है। तो समझा हुआ चीज़ आप भूलोगे नहीं। और प्रोफेशनल में इन डेप्थ नॉलेज का मतलब यही होता है कि यू आर नॉट लर्निंग, यू आर अंडरस्टैंडिंग। ध्यान रखना, ठीक है। आगे का बात करते हैं। तो यहाँ पर आगे अपने नेक्स्ट जो है एक 20 रुपीज़ का और इंस्टॉलमेंट लेना है, तो फिर से उसको शेयर होल्डर को, मेंबर को बोलते हैं कि मेंबर आपको 20 रुपीज़ देना है। मेंबर फिर से पूछेगा फॉर व्हाट, तो फिर उसे हम लोग बोलेंगे कि भाई आप 20 रुपीज़ क्या चीज़ के लिए दे रहे हो मुझे बताओ। तो मेंबर ने को मैंने बताया कैपिटल के लिए दोगे। तो कंपनी उसको एक्सप्लेन कर रही है। इस बार उससे नाम मेंबर को किस नाम से बोलेंगे? शेयर कॉल के नाम से। भाई याद रख लेना कि हर बार वो मेंबर को ही बोल रहा है। जब वो मेंबर बन गया तो शेयर कॉल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? शेयर होल्डर्स को। हमने शेयर होल्डर से मांगा, क्या चीज के लिए रुपए मांगा वो भी हमें बताना है। तो शेयर कैपिटल के लिए मैंने उससे शेयर कैपिटल अकाउंट मैंने उससे डिमांड किया। तो शेयर कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, दिस इज टू बी डन विथ 20 रुपीज। अब वो मेंबर मुझे लाके या तो दे देगा या तो नहीं देगा। दे दिया तो उस केस में क्या हो जाएगा? बैंक मेरा डेबिट होगा, क्योंकि बिकॉज बैंक बैलेंस मेरा इंक्रीज हो गया। एंड जो शेयर कॉल को मैं डेबिट कर रखा हूँ, सो आई नीड टू डिक्रीज दैट शेयर कॉल। तो शेयर कॉल को अपने क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे विथ 20 रुपीज़। अभी आप देखो यहाँ पर भी सेम लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं। शेयर कॉल डेबिटेड एंड शेयर कॉल क्रेडिटेड। तो नेट एंट्री आपका बैंक डेबिटेड एंड शेयर कैपिटल क्रेडिटेड है। नेट एंट्री आपका चेंज नहीं हो रहा है अल्टीमेटली, बिकॉज बेसिक चीज़ें तो वही रहती है। बेसिक चीज़ कभी चेंज नहीं होता है। हम लोग उसे यहाँ पे क्या होता है ना, सोल प्रोप्राइटरशिप में आपको कोई पूछने वाला नहीं है, कोई लीगल कंप्लायंसेस नहीं है। जब मन किया रुपया डाल दो, जब मन करे कैपिटल निकाल लो। वहाँ पे सब कुछ आप ही कर रहे हो। बट कंपनी में तो सारा चीज़ क्या होता है, यहाँ पर लीगल कंप्लायंसेस बहुत है। तो दैट्स वाई सारा चीज़ आपको फॉर्मेलिटीज़ के साथ करना पड़ता है। और आप आगे CMA बनकर तो आप किसी कंपनी का ही तो कॉस्ट अकाउंटिंग का जॉब करोगे, कॉस्ट ऑडिट का काम करोगे। तो दैट्स वाई आपको एंट्री आनी चाहिए, समझ के आनी चाहिए कि क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे का रीज़न पता होना चाहिए। तो यहाँ पर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्या है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यदि उसकी बात करें तो यहाँ पर ये शेयर अलॉटमेंट अकाउंट जो है वो शेयर होल्डर्स को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पर आपका शेयर कॉल अकाउंट किसको रिप्रेजेंट करता है? तो शेयर कॉल अकाउंट भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बताओ? शेयर होल्डर्स को। भाई ऐसा होता है ना, एक ही पर्सन के कई नाम होते हैं। कभी आपका एक दोस्त है, मान लो उसका नाम सिद्धार्थ है और आप उसे सिड भी बोल सकते हो। समरजीत है, आप उसे सैम भी बोल सकते हो। ठीक है। तो आप जैसे आरपी सिंह जैसे बॉलर था तो वैसे आरपी भी बोल सकते हो। रुद्र प्रताप नहीं बोल के भाई आरपी बोलो, लाइक दैट। बोलने का मतलब ये है कि शेयर होल्डर्स को यहाँ पर मैंने शेयर अलॉटमेंट के नाम से बोला और इस जगह पर शेयर कॉल के नाम से बोला। तो ये वैरी करता है, इससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बस केवल ये ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पर मैं मेंबर से मांग रहा हूँ, शेयर होल्डर से मांग रहा हूँ पैसे, इसीलिए मैंने अपने मेंबर को डेटर बनाया, एसेट बनाया। और शेयर कैपिटल जो मुझे मिलेगा वो क्या चीज़ के लिए मिल रहा है कंपनी को? सो दैट इज अगेंस्ट द कैपिटल मिल रहा है, इसलिए अपने कैपिटल को यहाँ पे क्रेडिट किए। ठीक है। ये एक बेस बनेगा जिसके बेस पर आप जर्नल एंट्रीज पूरा कर पाएंगे। अब इसी चीज़ को अपने क्या बोलते हैं, अलग अलग टाइम पर अलग अलग बात बोलेंगे। व्हेन एप्लीकेशन रिसीव तो ये एंट्री 1 होगा, बोलते हैं व्हेन अलॉटमेंट मेड तो ये एंट्री होगा। जब अपने अलॉटमेंट मनी मांगेंगे, मतलब नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट मांगेंगे तो ये होगा। अलॉटमेंट मनी मिल जाए तो ये होगा। नंबर 5 कॉल का रुपया मांगेंगे तो क्या होगा, और ये कॉल का मनी रियलाइज हो जाएगा तो क्या होगा, और भी एंट्रीज आएगा। तो लिखते हैं, चलिए फटाफट से। ये तो बेसिक आपने कर लिया। पहला लिखो अब फर्स्ट, व्हेन एप्लीकेशन money received from the applicants।
तो एप्लीकेंट से जब आपको एप्लीकेशन मनी मिला तो आप क्या एंट्री करोगे? तो बोलते हैं बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, रुपए आ गए। एंड क्रेडिट किसको करेंगे? शेयर एप्लीकेंट्स को, जिन्होंने मुझे पैसा दिया उसे मैं लाइबिलिटीज बना रहा हूं। तो शेयर एप्लीकेशन बोलते हैं, एप्लीकेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ये एंट्री पहला हो गया, बैंक डेबिटेड एंड शेयर एप्लीकेशन क्रेडिटेड। नंबर 2, या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन्हें लेटर ऑफ अलॉटमेंट देंगे, या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन्हें लेटर ऑफ रिजेक्शन देंगे रिफंड करने का। तो दो चीज होगी, या तो सक्सेसफुल हो जाएंगे वो लोग, मेंबर बन जाएंगे कंपनी का, या तो उन्हें रिफंड कर दिया जाएगा। तो नेक्स्ट होगा व्हेन लेटर ऑफ अलॉटमेंट गिवन टू एप्लीकेंट्स। अब एप्लीकेंट्स को यदि लेटर ऑफ अलॉटमेंट मिलेगा तो उस केस में वो जो इन्होंने यहाँ पे रुपया दे डाला है वो एप्लीकेशन जो लाइबिलिटीज टुवर्ड्स एप्लीकेंट्स है कंपनी की, दैट विल रिड्यूस्ड एंड दे बिकम्स द मेंबर। तो इसलिए वो जो भी फंड कलेक्ट हुआ है दैट विल बी क्रेडिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगा इसका शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट और क्रेडिट होगा शेयर कैपिटल अकाउंट। अब इक्विटी हो तो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस हो तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिवेंचर्स हो तो डिवेंचर्स अकाउंट। एंट्री सेम ही रहता है, आप चाहे इशू ऑफ शेयर्स सीखो चाहे इशू ऑफ डिवेंचर्स सीखो, एक ही है। स्लाइटली थोड़ा बहुत जो चेंजेस आएगा वो मैं आपको टाइम टू टाइम बताऊंगा। तो शेयर कैपिटल अकाउंट ये एंट्री हो गया व्हेन लेटर ऑफ अलॉटमेंट गिवन टू एप्लीकेंट्स। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि हम लेटर ऑफ रिजेक्शन या लेटर ऑफ रिफंड दे। तो नंबर 3, व्हेन लेटर ऑफ रिफंड गिवन टू द एप्लीकेंट्स, यदि अपने लेटर ऑफ रिफंड देते हैं तो उस केस में क्या होगा? तो इन दैट केस हम लोग उसे मेंबर नहीं बना रहे हैं, तो जैसे वो आया था वैसे ही लौट जाएगा। यानी एंट्री नंबर 1 में जब आया था तो बैंक डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन की, हमने एप्लीकेंट्स को लाइबिलिटीज बनाया था। अब लाइबिलिटीज कैंसिल कर दीजिए और बैंक से पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक बैलेंस डिक्रीज कर दीजिए। तो एंट्री हो जाएगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट एंड 2 क्या होगा? बैंक टू बैंक। ठीक है, ये जितने को रिजेक्ट किए या रिफंड किए उनके लिए एंट्री आया। नंबर 4, अब यदि जो लोग मेंबर बन गए हैं हमारे उनसे हम नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट मांगेंगे यदि क्वेश्चन में है तो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट मान लो उससे डिमांड कर रहे हैं आप, तो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट मांगने का एंट्री करना पड़ेगा। तो पहले नोटिस दो कि आप मुझे नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट देना होगा मेंबर्स को और फिर मिलने का एंट्री करना होगा। ऐसा नहीं है, ये दिस इज नॉट लाइक कि आप गए और दे दिया अगला, आपको भेजना पड़ेगा नोटिस। सो नंबर 4, व्हेन उसे नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट को अपने अलॉटमेंट मनी बोलते हैं। तो मैं आपके समझने के लिए लिख रहा हूं व्हेन नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट को, सेकेंड इंस्टॉलमेंट को ये लोग अलॉटमेंट बोलते हैं, शेयर अलॉटमेंट मनी बोलते हैं। तो व्हेन नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू, जब नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू होगा तो एंट्री क्या होगा उसके लिए? शेयर होल्डर्स को अपना डेटर बनाएंगे
यहाँ पर शेयर होल्डर्स को किस नाम से बोलते हैं? तो नाम है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। क्या बोलते हैं? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड। एंड हम क्या चीज़ के लिए उससे मांग रहे हैं? हम क्यों डेटर बना रहे हैं, क्यों एसेट्स बढ़ा रहे हैं? तो हम उसे डिमांड कर रहे हैं फॉर शेयर कैपिटल। तो आप क्रेडिट करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट। सो व्हेन नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू, एंट्री होगा शेयर अलॉटमेंट डेबिटेड एंड शेयर कैपिटल क्रेडिटेड। नंबर 5, ये तो इंस्टॉलमेंट ड्यू का हो गया। नंबर 5 क्या चीज़ के लिए भाई? तो नंबर 5 होगा हम उससे रिसीव करेंगे ये जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट यानी अलॉटमेंट मनी मुझे मिल जाए तो क्या एंट्री होगा? तो व्हेन allotment money received, यदि आपको allotment मनी मिल गया तो क्या एंट्री होगा? तो बोलते हैं यदि allotment मनी मिल जाए आपको तो सिंपल, यू विल इंक्रीज योर बैंक बैलेंस, तो बैंक डेबिटेड, एंड जिससे आपका कलेक्शन होना है वो तो कलेक्शन हो गया। सो आपको कलेक्शन किससे होना है? शेयर अलॉटमेंट यानी कि शेयर होल्डर से, मेंबर से। तो उसे आपने किस नाम से डेटर बनाया था उसी नाम से कैंसिल करना होगा। तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये आपका हो गया सेकेंड इंस्टॉलमेंट ड्यू होने का। व्हेन नेक्स्ट, फिर इसके बाद वाला जो इंस्टॉलमेंट ड्यू है उसे कॉल बोलते हैं। सो नंबर 6, व्हेन नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू कॉल मनी ड्यू। अब कॉल मनी ड्यू होगा तो क्या एंट्री होगा? तो बोलते हैं उस केस में हम शेयर होल्डर्स को फिर से डिमांड नोटिस देंगे। तो शेयर कॉल अकाउंट डेबिट। अब ये शेयर कॉल अकाउंट है कि आप समझ गए होंगे कि ये शेयर होल्डर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो शेयर कॉल अकाउंट डेबिटेड, अपने शेयर होल्डर्स को डेटर बना लिए। ठीक है, नाम कुछ भी हो क्या फर्क पड़ता है, अपने तो बात कर रहे हैं शेयर होल्डर से ही पैसा लेना है। क्या चीज का लेना है ये भी सामने वाले को बताना पड़ेगा कि फॉर व्हाट वी आर डिमांडिंग दिस। तो ये अपने कैपिटल के लिए मांग रहे हैं, तो शेयर कैपिटल अकाउंट। ये नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट मिलने का एंट्री हो गया। ठीक है, अब ये मिल जाएगा यदि अपने को। तो नंबर 7, व्हेन कॉल मनी रिसीव्ड, व्हेन कॉल मनी रिसीव्ड। अब यदि कॉल मनी मुझे मिल गया तो बताओ क्या एंट्री होगा? बोलते हैं यदि हमारा कॉल मनी मिल गया तो मैं एंट्री करूंगा सिंपल बैंक डेबिटेड। बैंक से मुझे कलेक्शन मिल गया इसलिए बैंक को अपने क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और भाई हमने बैंक, मुझे कलेक्शन मिल गया इसलिए मेरा बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया इसलिए डेबिटेड। और मुझे कलेक्शन किससे मिला? शेयर होल्डर से। किस नाम से हमने डेबिट किया था? शेयर कॉल। तो उसे ही आपको रिड्यूस करना होगा। तो यू शुड राइट टू शेयर कॉल अकाउंट, टू शेयर कॉल अकाउंट। तो ये हो गया आपका व्हेन कॉल मनी रिसीव, तो बैंक डेबिटेड टू शेयर कॉल होगा। ये एंट्री अपने करेंगे कॉल मनी मिल जाने पर। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि देयर मे बी सम फेलियर, और कोई मुझे कॉल इंस्टॉलमेंट नहीं दिया, चाहे वो अलॉटमेंट का रुपया हो चाहे कॉल का रुपया हो। तो यदि कोई नहीं देता है तो उस केस में हम लोग उसे अच्छा नहीं मानते हैं, ऐसा मानते हैं कि वो खराब वाला मेंबर है। तो उसे एक अलग अकाउंट बनाते हैं और उसे कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट कहते हैं। तो व्हेन इंस्टॉलमेंट मतलब अलॉटमेंट हो
और कॉल हो फेल्ड बाय मेंबर। अब मेंबर यदि इंस्टॉलमेंट फेल कर दिया है तो पैसे आए नहीं, तो हमने उन्हें कैंसिल किया नहीं, तब बोलते हैं उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा? तब बोलते हैं कि वैसे हालात में मुझे एक अलग से अकाउंट खोलना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड कॉल्स इन अरियर अकाउंट। कॉल्स इन अरियर अकाउंट, ये हो गया जितना मुझे नहीं मिला उससे मैंने डेबिट किया। और मुझे किससे नहीं मिला? तो शेयर होल्डर से। और क्या क्या नाम से हमने उसे डेटर बनाया था? तो यहां पर मैंने उसे शेयर अलॉटमेंट के नाम से डेटर बनाया था, और यहां पर मैंने उसे शेयर कॉल के नाम से डेटर बनाया था। तो उसी नाम से उसी डेट पर जब फेल हुआ वहीं पर एंट्री करना होता है। तो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिटेड टू क्या होगा आपका? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, यदि अलॉटमेंट फेल किया है, या शेयर कॉल अकाउंट। ठीक है, तो ये था एक बेसिक एंट्री, जो कि आप समझ गए कि ये बेसिक एंट्री में हमें करना क्या है। अल्टीमेटली इस एंट्री में अब कुछ बचा नहीं अपना, तो अपने बोल सकते हैं कि अपने बेसिक एंट्री इंट्रोड्यूस कर लिए, लेकिन जो फोकस आपका रहना चाहिए वो यहाँ रहना चाहिए, ये जनरल व्यू के ऊपर। इससे आप पूरा माजरा समझ लेंगे। उसके बाद ये कंसेप्ट आप बगल में पैरेलली समझ लिए। उसके बाद यदि आपको समझ में आता है तो फिर से मैं बोल दूं कि पहले एप्लीकेशन मिला, उस समय तक वो एप्लीकेंट था। जब मुझे एप्लीकेशन मिला टिल दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो मेरे लिए एप्लीकेंट था। उसके बाद एप्लीकेंट्स को कैंसिल करके मैंने मेंबर्स कंट्रीब्यूशन को कैपिटल में डाला। उसके बाद जब नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट हम उससे मांगे तो हम उसे शेयर होल्डर्स को डेटर बनाए, बट इस बार नाम है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। उसके बाद कलेक्शन हो गया तो डेटर को कैंसिल कर दिया। उसके बाद जब मेरा नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट, इस बार नाम बदल दिया इंस्टॉलमेंट का, तो शेयर कॉल है, बट ये मेंबर को मैंने डेटर बनाया अगले इंस्टॉलमेंट से। फिर मेंबर से मेरा कलेक्शन हो गया, नहीं हुआ तो मैं उसे बोलूँगा ये गंदा वाला डेटर है, इसलिए मैं कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट में डालूंगा। तो कॉल्स इन एरियर्स डेबिटेड करूँगा एंड शेयर अलॉटमेंट या शेयर कॉल को क्रेडिट करूँगा। अपने अगले क्लास में जो करेंगे वो ये करेंगे कि आखिर कॉल्स इन एरियर्स के ऊपर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है, कॉल्स इन एडवांस कैसे होता है, शेयर्स में बी इशूड एट ए प्रीमियम, शेयर्स में बी इशूड shares cannot be issued at a discount until unless special cases are there। तो जो कंपनीज एक्ट 2013 में अमेंडमेंट हुआ कि आप सिक्योरिटीज़ को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग अब अगले क्लास में मूव करेंगे। आज का क्लास हम लोग यहीं पे ऑफ करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।